ब्लैक कॉफ़ी के नॉर्मल, ठीक है। चाय बिस्कुट वगैरह कुछ नहीं? ठीक है, हॉट कॉफ़ी। मेरी ब्लैक कॉफ़ी, हाँ भाई, एक से है ना। कर दिया ना स्ट्रीमिंग स्टार्ट? चलो, लाइव स्ट्रीमिंग वालों ऑडियो वीडियो चेक कर लो जरा। आ जाओ भाई जल्दी। चलो रुको, सब लोग को लाइव स्ट्रीमिंग में कनेक्ट होने दो। आज कुछ बच्चे ऐप पे देख रहे हैं क्या ऐसा? अच्छा, तो ऐप वालों का चैट कहाँ देख रहे हैं? चलो, जो लोग ऐप पे देख रहे हैं उनके लिए तो सब लोग एक काम करो, सब लोग फिर टेलीग्राम पे ही चैट करना, है ना, वो बेटर है। यूट्यूब का ऑफ कर दे। और टेलीग्राम का लिंक डाल देना उसमें, आज भी डाल देना, तो टेंशन नहीं है कुछ भी। जिसकी भी कुछ क्वेरीज है जो वो भी डाल देना। क्वेरीज जिसके है वो लोग टेक्निकल टीम को कनेक्ट कर ले, उनसे बातचीत कर ले, जो ओटीटी पे वगैरह प्ले नहीं हो रहा है। अमर भाई एसी भी लगा देना। सर ऐप पर प्ले नहीं हो रहा है, तो जिसका भी ऐप पे ओटीटी पे कहीं पे भी प्ले नहीं हो रहा है वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, आज के आज आप लोग टेक्निकल टीम से बातचीत कर लीजिएगा और उनसे आपका दर्द का निवारण कर ले, है ना। यस, ओके। किसी का भी नहीं चल रहा है ऐप पर? ऐप पर स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया क्या भाई? हाँ, तो वो बोल रहे किसी का भी नहीं चल रहा है। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। चलो, शैल वी स्टार्ट गाइस? अरे बोलो भाई। यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। किया स्टार्ट? यस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अरे बोला रे गुड मॉर्निंग। ऐसा तुम लोग बहुत थके थके रहते हैं यार, मतलब पता नहीं क्यों। एक तो तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती है, रात में बहुत कुछ अपना गुलू गुलू चालू है तुम लोग का, या तो हाँ ऑडिट ही मिला देखो सब्जेक्ट बदनाम करने के लिए, है ना। अब तू किसको ऑडिट करता क्या करता हमको क्या मालूम, छिछोरे चल बात। ज्यादा स्टाइल मार रहा है, हाँ, ज्यादा स्टाइल मार रहा तू जानते नहीं तू किसके साथ बात कर रहा था। ओके चलिए, सो लेट्स रॉक गाइस। बात कर रहे हैं हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन की, जो था सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की बात कर रहे थे हम लोग। बट ऑब्वियसली बिफोर वी स्टार्ट विद टुडेज सेशन, हम लोग को क्या करना है, एक बहुत ही ऑसम सा रिवीजन हम लोग को करना है, राइट। ओके, सो लेट्स रॉक गाइस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपना फेवरेट जो है डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। बता सकते हैं आप मुझे डेफिनेशन ऑफ ऑडिट? यस, बताइए। Audit is defined as an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. अब बात करते हैं कंपनी ऑडिट की।
कंपनी ऑडिट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 141 की, जो तीन चीजों के बारे में बात करता है। वो कौन सी तीन चीजें हैं? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी? चार्टर्ड अकाउंटेंट। व्हेन इज दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड? व्हेन इज प्रैक्टिसिंग वेयर? इन इंडिया। अगर फर्म को अपॉइंट करना है तो क्या प्रोविजन कहता है? मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। अब बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशंस की। नंबर 1 डिस्क्वालिफिकेशन, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसके अंदर कंपनीज आर व्हाट? डिस्क्वालिफाइड एंड एलएलपीज आर व्हाट? क्वालिफाइड। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, इट टॉक्स अबाउट व्हाट? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। थर्ड पॉइंट बात करता है पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सिक्स्थ पॉइंट बात करते हैं, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज एम्प्लॉयड एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन इज व्हाट? डिस्क्वालिफाइड। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, वो क्या कहता है उसके अंदर? अ पर्सन हु इज एलिजिबल और हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव। नंबर 1 होल्डिंग any securities or interest in the company, holding company, subsidiary company, associate company and subsidiary of such holding company. However, a relative may hold what? Up to face value of rupees 1 lakh, right? If the amount exceeds the threshold limit, corrective action should be taken within 60 days. Corrective action should be taken within 60 days. Okay. Then we go ahead and talk about if the person is eligible or his partner or his relative is indebted in excess of rupees and given any guarantee or security in respect of indebtedness of any third person in excess of rupees 1 lakh, so he will be what? Disqualified. Let's go ahead and talk about business relationship. Guys, business relationship qualified or disqualified? Disqualified. Business relationship are defined as transactions of commercial nature. So मुझे एक बात बताओ कि क्या business relationships qualified है या disqualified है? Disqualified है, but क्या इसके अंदर कुछ exceptions है क्या? Yes sir, वो exceptions क्या क्या है? Number 1 प्रोफेशनल सर्विसेज एंड नंबर 2 बोलो, नंबर 2 क्या कहता है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट द आर्म्स लेंथ प्राइस। एकदम इजी है, परफेक्ट। Let's go ahead and talk about is the seventh disqualification. 7 disqualification में कितने disqualifications है? 2। वो 2 disqualifications कौन से? Number 1 it talks about full time employment elsewhere and number 2 it talks about ceiling on number of audits. तो कितना ceiling है number of audits पे? 20। ये 20 कैसा ceiling है? Per person and not per firm. It is to be seen as on the date of appointment. अब इसके अंदर कौन से कंपनीज एक्सक्लूडेड है? नंबर 1 person company, small company, dormant company and private limited company with paid up share capital less than 100 crores, right? But इन कंपनीज को इंक्लूड कर देंगे, कब करेंगे? When they do not comply with provisions of section number 137 and section number 92. सही बात है एकदम, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अ पर्सन हु इज कॉन्विक्टेड बाय, बोलो एनर्जी के साथ, अ पर्सन इज कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड अ पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कॉन्विक्शन, सो क्या कहेंगे उसे? ही इज व्हाट? डिस्क्वालिफाइड। बट इसी के साथ एक सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5, जो बात करता है इफ एनसीएलटी पासिस द ऑर्डर दैट द ऑडिटर हैज कमिटेड फ्रॉड, तो क्या कहेंगे? ही विल बी नॉट एलिजिबल फॉर ऑडिट ऑफ एनी कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। सही बात है एकदम, यस सर। एंड लास्ट में आप बात करेंगे अबाउट what prohibited services under section number 144. So who cannot provide? A person who is eligible, his subsidiary, associate or any other form of entity. किसे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं? कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। क्या प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं? प्रोहिबिटेड सर्विसेज अंडर सेक्शन नंबर 144। तो उसके अंदर कौन सी सर्विसेज आती है? बैड माफिया। बी मतलब क्या कहेंगे? बोलो ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। ए मतलब अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। डी मतलब डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। एम मतलब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। ए मतलब एक्चुरियल सर्विसेज। उसके बाद एफ मतलब आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। आई मींस इंटरनल ऑडिट एंड लास्ट में ए मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। क्लियर एकदम, यस। ऑडिटर अपॉइंट होता है, अपॉइंट होने के बाद वो अट्रैक्ट करता है डिस्क्वालिफिकेशंस को, तो उस समय पे ही सपोज टू वेकेट द ऑफिस। सच अ वैकेंसी इज कॉल्ड एज कैजुअल वैकेंसी। नाउ गो अहेड एंड विल टॉक अबाउट व्हाट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। सेक्शन एंड 4 सबसेक्शन कौन से उसके? सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 5। सबने बोलना है, सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है ना? अगर सिर्फ सुनते बैठोगे तो मैं बाहर भगा दूंगा, ठीक है ना? ओके, वापस एक बार, सेक्शन एंड सबसेक्शन कौन सा है? 139 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 5।
आगे बढ़ते हैं, मुझे एक बात बताइएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, कौन अपॉइंट करेगा उसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इफ दे फेल, पावर गोज टू मेंबर्स एंड दे विल अपॉइंट विद इन 90 डेज. दे विल अपॉइंट विद इन 90 डेज. ओके, एंड इसका टेन्योर कब तक होगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. First auditor in case of government company appointed by Comptroller and Auditor General of India within how many days? 60 days from the date of incorporation. If they fail, power goes to Board of Directors. They appoint within 30 days. If they fail, power goes to members and they appoint within 60 days. Okay, ऐसा मास्क लगा तो मेरे को समझेगा नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, है ना, समझ में आता अफसर को. Okay, उसके बाद बात करते हैं इसका टेन्योर कब तक रहेगा. टेन्योर इज टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्सिक्वेंट ऑडिटर. Subsequent auditor in case of non-government company appointed by members in the annual general meeting. Tenure is till conclusion of 6th annual general meeting. The meeting in which he is first appointed is considered as his first annual general meeting. Shall we proceed from here? Subsequent auditor in case of government company appointed by Comptroller and Auditor General of India within how many days? 180 days from the commencement of the financial year. Tenure is till conclusion of next annual general meeting. Shall we proceed from here? Yes sir. अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 8. इट टॉक्स अबाउट फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी. सो कैजुअल वैकेंसी की अगर बात करें तो दो टाइप के कंपनीज हम लोग को मिलते हैं. वो कौन सी दो कंपनीज है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी. अगर बात करें नॉन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी की, दो रीजन है. वो कौन से है? रेजिग्नेशन एंड 3D. सो 3D में कौन सी तीन चीजें आएगी? डेथ, डिसोल्यूशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन. मुझे एक बात बताओ मेरे यारो कि अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है, चाहे वो रेजिग्नेशन है चाहे वो 3D है, यहां पे वैकेंसी कौन फिल करेगा? Comptroller and Auditor General of India within how many days? 30 days. अगर ये फिल हो जाएगा तो पावर किसको मिलेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दे विल अपॉइंट विद इन 30 डेज. अब बात करते हैं इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, अगर ये 3D है तो कौन फिल करेगा? BOD विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज. बट अगर ये रेजिग्नेशन के वजह से है इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सो व्हाट विल बी द सिचुएशन ओवर हियर? तो नंबर 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डू द अपॉइंटमेंट विद इन 30 डेज, बट सच अपॉइंटमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय whom? Members within 3 months from the date of recommendation. Within 3 months from the date of recommendation. Clear एकदम? Yes sir. Let's proceed from here. इस ऑडिटर का टेन्योर कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. शैल वी प्रोसीड? यस. अब बात करते हैं इससे कनेक्टेड सेक्शन, सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 2, जो बात करता है अबाउट ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ, बोलो बच्चों, इट टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन. तो भाई साहब उसको क्या करना है? सबसे पहले फाइल अ स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर ADD 3 विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज. उसमें क्या लिख के देगा वो? फैक्ट्स एंड अदर रीजंस कॉजिंग रेजिग्नेशन. सही बात है, क्या लिख के देगा उसके अंदर? फैक्ट्स एंड अदर रीजंस कॉजिंग रेजिग्नेशन. सो उसके बाद वो ये किसे किसे देगा? अगर ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनी एंड ROC, बट अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनी, ROC एंड C&AG. राइट? अगर ये नहीं देगा तो कौन सा सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा? 140 सबसेक्शन 3. कौन सा सेक्शन एक्टिवेट होगा? 140 सबसेक्शन 3. तो इसके अंदर आपको मिनिमम फाइन कितना लगेगा? ₹50,000 और ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस. बराबर एकदम. बट आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ फेलियर कितना पर डे फाइन लगेगा? ₹500 पर डे, बट मैक्सिमम ऑफ ₹2 lakhs. मैक्सिमम ऑफ ₹2 lakhs. तो ये सेक्शन हो गया कौन सा? सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 3. कौन सा? 140 सबसेक्शन 3. शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? यस सर. चलिए अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि अब हम लोग ने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, उसका कैजुअल वैकेंसी भी फिल कर दिया. अब अपने को ऑडिटर को क्या करना है? घुमाना है. तो बात करेंगे सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 2. किसकी बात करेंगे? 139 सबसेक्शन 2. इट टॉक्स अबाउट व्हाट? रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इज एप्लीकेबल टू विच कंपनीज? बोलना पड़ेगा. लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 crores, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 crores, एंड कंपनीज अदर देन A और B बट हैविंग बोरोइंग्स प्लस डिपॉजिट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 crores. सही बात एकदम? यस सर. उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं किसे किसे एप्लीकेबल नहीं है. सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल कंपनी एंड 1 person कंपनी. किसे एप्लीकेबल नहीं है? स्मॉल कंपनी एंड 1 person कंपनी. अब प्रोविजन क्या कहता है? क्या कहता है प्रोविजन?
बोलो प्रोविजन क्या कहता है? द कंपनी टू whom this 139 subsection 2 is applicable shall not appoint an individual auditor for more than one term of 5 consecutive years and an audit firm for 2 terms of 5 consecutive years. Okay, इसके अंदर कूलिंग पीरियड कितना दिया है? 5 years. क्या ये इंडिविजुअल या फर्म दोनों के लिए 5 years है? यस सर. अब बताओ मुझे, कॉमन पार्टनर, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, कॉमन कंट्रोल, एकदम सही बात है, परफेक्ट है. तो ये सारी चीजें अपने को नहीं चलेगी. क्या हम लोग इंटरनल रोटेशन भी कर सकते हैं? यस सर. अ ब्रेक इन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इयर्स इज कंसीडर्ड एज कंप्लीशन ऑफ 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इयर्स. क्लियर है एकदम? यस. अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 177. इट टॉक्स अबाउट व्हाट? ऑडिट कमिटी. बोलना पड़ेगा. सेक्शन नंबर 177 किसके बारे में बात करता है? ऑडिट कमिटी. ऑडिट कमेटी की बात करें तो सबसे पहले इनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी? सबसे पहले क्या करेंगे? रिकमेंडेशन, फिर रेम्यूनरेशन, फिर टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, फिर मॉनिटर क्या करेंगे? उनका इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस. फिर उसके बाद वो लोग क्या एग्जामिन करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड ऑल्सो इट असिस्ट इन व्हाट? कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अब इनके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं. इनके जो मेंबर्स होंगे वो कौन से मेंबर्स होंगे? मेंबर्स ऑफ द बोर्ड. कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 3. ये 3 में से मेजॉरिटी कौन होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. सही बात है. ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए? फाइनेंशियली लिटरेट. और उसमें का कम से कम एक क्या होना चाहिए? एक्सपर्टीज इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस. अब ऑडिट कमेटी ये पब्लिक को एप्लीकेबल है कि प्राइवेट को एप्लीकेबल है? बोलो ना, किसको? पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी? पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी को नहीं. पब्लिक पे लिस्टेड को कंडीशंस है क्या कुछ? बोलो ना. नहीं है. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए है. वो कंडीशंस क्या है? सुर ताल में बोलने का एकदम मस्त. 1 2 3 गो. पीबीटी 10 50 100. वापस एक बार. पीबीटी 10 50 100. पी मतलब क्या बोलेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल. बी मतलब बोरोइंग्स. टी मतलब टर्नओवर. बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा? बोरोइंग्स, डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स. अब पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन? ग्रेटर देन और इक्वल टू. बोरोइंग्स ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू? ग्रेटर देन. एंड टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू. अमाउंट्स आर 10 CR, 50 CR एंड 100 CR. सही बात है एकदम? यस सर. अब बात करते हैं मैनर एंड सिलेक्शन, मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. तो ये लोग कौन है? बोलना पड़ेगा. ये लोग कौन है? ऑडिट कमेटी. आप लोग कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और आप लोग मेंबर्स. ऑडिट कमेटी क्या करेगा? गिव द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिटर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बट इसमें वो लोग क्या क्या कंसीडर करेंगे? उसका क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज एंड वेदर द ऑडिट फर्म इज कमेंसुरेट टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फिर यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन ऑल्सो कॉल फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन की भाई कुछ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स कोर्ट के या आईसीआई के अगेंस्ट तो नहीं है ना. 2 बातें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ होगी. वो कौन सी होगी? ईदर दे विल बी satisfied or not satisfied. Satisfied तो further recommended to the members and members will do the appointment. But if not satisfied they will refer it back to, बोलो, refer it back to citing reasons. तो फिर if the audit committee decides not to reconsider its original recommendation then board of directors will record the reasons and give its own recommendation to the members and members will do the appointment. Clear है यहां तक? Yes sir. इसी के साथ अपना सेक्शन खत्म हो गया. सेक्शन नंबर 177. अब उसको क्या देंगे? Remuneration. तो सेक्शन नंबर 142. So auditors remuneration shall be fixed in the annual general meeting or in such a manner as may be determined therein. इसका मतलब क्या हुआ? इनमें 2 बातें होनी बहुत जरूरी है. एक तो अमाउंट डिसाइड करो या तो तरीका डिसाइड करो. बट इन दोनों में से कोई एक चीज होना बहुत जरूरी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. मुझे बताइए, क्या फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स कर सकते हैं क्या? यस सर. बट वो कब फिक्स कर सकते हैं? ओनली व्हेन इट इज डिसाइडेड बाय, ओनली व्हेन इट इज अपॉइंटेड बाय देम. एकदम सही है, परफेक्ट. अब बात करते हैं फीस में क्या क्या इंक्लूड होगा. नंबर 1, बोलो रे, कैसे कर रहे तुम लोग रे? शी, तो मजा ही नहीं आ रहा रिवीजन में. तुम बोलते ही नहीं हो कुछ भी. चलो, फर्स्ट क्या क्या आएगा? फीस पेएबल. सेकंड पॉइंट क्या आएगा? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट. एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है? एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम. बराबर. एंड उसके बाद व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड? फीस पेड फॉर एनी अदर सर्विसेज. अब उसको आया, पैसा दिया, बट अब किसकी बारी आएगी? उसको निकालना भी तो पड़ेगा. कभी कभी निकालना पड़ सकता है. तो सेक्शन नंबर 2 पढ़ते हैं. यहाँ पे कौन से सेक्शन नंबर? नहीं बोलना. मैं रिवीजन बंद कर देगा. मैं अगर नहीं बोलना है तो बता दो.
140 सबसेक्शन 1 एंड 140 सबसेक्शन 4। अगर आप लोग आंसर्स नहीं दोगे तो याद रखना मैं रिवीजन नहीं लूंगा, फिर आपका वो याद करना है, वो आपका हेडेक है, फिर वो मेरा हेडेक नहीं है, मेरे पढ़ा के हो चुका है। आपका यहां पे अगर फेस टू फेस क्लास में आके बैठे हो तो आपका हक बनता है कि आपने आंसर्स देना है। लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं है आप अभी कि भाई चुप बेटा तो भी सर को समझेगा नहीं, मेरे सामने हो। और फेस टू फेस का यही बात होता है कि अगर सामने हो तो मैं जो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। आई विल बी मॉनिटरिंग ऑन यू वेदर यू गिव द आंसर्स और नॉट। मैं क्वेश्चन भी बोल रहा, मैं आंसर भी बोल रहा, मतलब बिना सांस लिए आपको बोल रहा, आप बोल ही नहीं रहे हो। ऐसा मत करो, है ना। मैं इतना एफर्ट ले रहा किसके लिए? नहीं सर आपको अगले बैच में अच्छे से पढ़ाना है इसके लिए। ऐसा है क्या? नहीं ना। फिर कम ऑन गाइस, है ना। सो यहां पे बताइए कौन से दो सेक्शंस की बात कर रहे हैं हम लोग? 140 सबसेक्शन 1 एंड 140 सबसेक्शन 4। सो 140 सबसेक्शन 1 का नाम क्या है? रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। क्या बात करते हैं? रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। सो यहां पे ये मस्ती किसको सूझेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेचुरली निकलने तो बॉडी के अंदर से, ये मस्ती किसको सूझेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? दे विल पास अ रेजोल्यूशन एंड दे विल इन्फॉर्म इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज इन फॉर्म नंबर ADT2। फिर किसका अप्रूवल मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिर कौन आएगा? मेंबर्स। दे विल पास विच रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन हाउ मेनी डेज? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। और ऑडिटर को क्या मिलेगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सही बात है। ये हो गया अपना सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 1। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 4। एनुअल जनरल मीटिंग के पहले ऑडिटर को क्या देंगे? स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस विल बी गिवन टू द रिटायरिंग ऑडिटर। देन ही विल मेक व्हाट? Representation. That representation will be circulated along with the notices to annual general meeting. But the company may fail. Company may fail because of two reasons. कौन से? It was received too late. It was received too late. It was received too late. Or because of the company's default. तो उस केस में auditor has a right to read it in the एनुअल जनरल मीटिंग। बट जो वो सर्कुलेट नहीं होता है तो दिस कॉपी शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। सही बात है एकदम, यस। बट अगर ऐसा दिखता है अग्रीड पर्सन ने कंप्लेंट किया है, किसको बोलना? ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आएंगे आपको, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ICI, ऐसा ऑप्शन आएगा, मालूम होना चाहिए। अग्रीड पर्सन मेक्स अ कंप्लेंट टू द ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड, तो ये रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट होगा क्या? नहीं। क्या उसे रीड करने का मौका दिया जाएगा क्या? नहीं। तो ये सारी बात थी। ये कौन सा सेक्शन हो गया अपना? 140 सबसेक्शन 140 सबसेक्शन 4। अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब किसकी बात करेंगे? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। सही है ना। बस खत्म होने आया, हिम्मत मत हारो यार। फिर उसके बाद मुझे ही बोलना है, आपको सिर्फ सुनना है। फिर अभी शुरुआत का 15-20 मिनट बोलना होता है आपको, है ना। तो चलिए मुझे बताइए पावर्स ऑफ ऑडिटर। सबसे पहले टू एक्सेस, बोलो ना, टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटर कैन एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल टाइम्स। बोलो, वी कैन एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल टाइम्स। क्या वो रजिस्टर्ड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस कर सकता है? कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, यस सर। क्या वो रजिस्टर्ड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस कर सकता है? क्या वो कहीं पे भी और रखे हुए एक्सेस कर सकता है? नेक्स्ट, और वो कौन सा एक्सेस कर सकता है? ब्रांच रिकॉर्ड्स। प्लस इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही कैन एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी। क्या उसे इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? यस सर। कौन डिसाइड करेगा कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, कितनी नहीं चाहिए? ऑडिटर। अगर उसे ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो उसके पास क्या पावर है? टू रिपोर्ट टू मेंबर्स। टू रिपोर्ट टू मेंबर्स। अब थर्ड पावर क्या कहता है? ऑडिटर कैन अटेंड विच मीटिंग? बोलना पड़ेगा कल, अभी ये कल पढ़ा हुआ है सब, है ना। अभी अभी मत करो ऐसा। ऑडिटर कैन अटेंड विच मीटिंग? जनरल मीटिंग। कैन यू अटेंड एनी जनरल मीटिंग? एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ऐसी मीटिंग जिसमें ऑडिटेड अकाउंट्स डिस्कस नहीं हो रहे, क्या वो भी मीटिंग अटेंड कर सकता है क्या? यस सर। अरे कैसा नो बोल रहा है यार, वो चाहे एनुअल हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें अकाउंट्स डिस्कस हो रहे या नहीं हो रहे, वो जनरल मीटिंग होना बहुत जरूरी है। सही बात है एकदम, यस सर। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए क्या वो बोर्ड मीटिंग को अटेंड कर सकता है क्या? क्या उसको नोटिस मिलना चाहिए क्या? अरे बोलो भाई, नोटिस मिलना चाहिए। अब क्या उसके साथ साथ वो किसी भी मैटर पे बोल सकता है क्या? देन वो कब बोल सकता है? ओनली ऑन दोज मैटर्स विच कंसर्न्स हिम एज ऑडिटर। सही बात है, राइट। मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? एक ही बच्ची बोल रही है यार, मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? ओके। एफ मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ए मतलब अकाउंट्स, एस मतलब स्टैंडर्ड्स, टी मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू। सही बात है एकदम, यस सर। उसके बाद राइट टू लीन, पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ फीस। अरे कब एक्सरसाइज करेंगे भाई, ऐसा क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। ऑन पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ फीस, नॉन पेमेंट ऑफ फीस। तो क्या उसने उसके ऊपर काम करना चाहिए?
काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लीगली या इलीगली, कैसे आना चाहिए? लीगली। करेक्ट है, एकदम सही है। तो ये हो गया अपना कौन सा? 5 पावर्स इन रिस्पेक्ट टू द ऑडिटर्स। अब बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की। पहली ड्यूटी क्या है? वाह वाह वाह, हाँ ऐसा लिख के आना है, ABCDEF। बहुत बहुत शानदार। ड्यूटी का नाम है भाई, मत देखो बुक में, हेडिंग है उसका यार। ऐसे ड्यूटीज बहुत सारे हैं। ड्यूटी टू कंप्लाई विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ड्यूटी टू साइन द रिपोर्ट। उसमें वो फर्स्ट ड्यूटी का नाम ABCDEF नहीं है, उसका नाम है कुछ। हाँ हाँ, सिर्फ सर्टन मैटर, क्या पूरा बोलो? सर्टन मैटर बोले, वाह। मतलब एग्जाम में ऐसा ही, मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा तू बता दे, थोड़ा मैं बता दे, है ना, नहीं अपार हो जाएगी। क्या कर रहे? कम ऑन, क्या बोल रहे? ड्यूटी टू इंक्वायर इनटू सर्टेन मैटर्स। 143 में हम लोग फर्स्ट ड्यूटी पढ़ते हैं, टू इंक्वायर इनटू सर्टेन मैटर्स, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? कितने ड्यूटीज? 6 ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। ABCDEF। ए फॉर एप्पल। क्या बोल रहे तू? कौन बोला एप्पल? अरे एप्पल नहीं बोलने का दादा, ऐसे है ना। A फॉर, B फॉर, C फॉर, D फॉर, E फॉर, अरे बोलो E फॉर, F फॉर। सही बात है एकदम, यस सर। फिर और 2 ड्यूटीज मैंने बता दी अभी बातों बातों में, वो कौन सी थी? ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट एंड ड्यूटी टू कंप्लाई विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और जाते जाते हम लोग एक सेक्शन पढ़ रहे थे, सेक्शन नंबर कौन सा? 143 सबसेक्शन 3 बराबर। वो किसके बारे में बात करता है? ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट। एक बार नजर घुमा लो भाई, क्या कर रहे हो? लाइव स्ट्रीमिंग वाले इतने मस्त जवाब दे रहे, टाइप कर करके जवाब दे रहे, और तुम लोग देखो बोलने पे जान पे आ रही। पढ़िए उसको एक बार। आधा घंटा सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं आप लोग? आंसर्स आने चाहिए, और रोज कर रहे हैं। नहीं कॉन्फिडेंस आता उस कॉन्सेप्ट में तो स्टार मार्क करो, बुक में देख के बोलो उस दिन, नेक्स्ट डे बिना देख के बोलने की कोशिश करो, बट बोलना बहुत जरूरी है, ऐसे गिव अप नहीं करने का। चलो पढ़ लिए क्या? सिर्फ ड्यूटीज पढ़ना है। और इसलिए रिवीजन में आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, डिटेल में पढ़ लिए, समझ लिए, बट फिर उसके बाद अगर ये आपके दिमाग में नहीं है तो कितना ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्यों ना आता हो, एग्जाम में क्या लिख के आओगे? आपको अगर मैं बोलता हूं कि हाँ भाई आप वो मालूम है सर्टन मैटर इंक्वायरी करने का है कुछ मैटर के बारे में, बट अगर आपको नहीं आता लिखने के लिए, नंबर कैसा मिलेगा? समझ रहे बात को? अपना बैच बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, बट अपन क्या करते हैं, जल्दबाजी में कुछ नहीं करते। अपने को ये रिवीजन बहुत मस्ट है, बराबर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है और आप इसको सीरियसली लेना। आपको घर पे टाइम नहीं मिलता, टाइम मिलता भी होगा तो भी आपकी इच्छा नहीं होती, इच्छा होती भी होंगी तो भी फिर वो बिस्तर आपको करने नहीं देता हो, बराबर। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस है जो आपको रोकते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर वो सब चीजों को आप अगर कर रहे हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करो, बट फिर इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं आपको क्लास में रिवाइज करा रहा हूं उतना 20-25 मिनट आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के उस रिवीजन में इन्वॉल्व होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जब पढ़ाते समय ना एक आध कोई कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाए, कहीं सर कभी एकदम से ध्यान नहीं लगा, कुछ छूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पता है कि नेक्स्ट डे में रिवीजन में वो कवर हो जाएगा मेरा कॉन्सेप्ट। बट रिवीजन बहुत जरूरी है। आई बात समझ में आपको? तो हेंस फोर्थ
है ना, अपने आप को प्रॉमिस करो कि जब रिवीजन में बैठेंगे ना, आंसर्स देना है, मतलब सर जितना बोल रहे हो उससे डबल पावर के साथ आपने बोलना है। तुम अगर है ना 1% करोगे ना, आई विल गिव 100%, तो इमेजिन इफ यू गिव योर 100%, वो रिवीजन कितना तगड़ा होगा, समझ रहे? और वो आपको ऐसा मालूम है, चला आगे ना चलाता हुआ तो बोलना ही है, आज एकदम मजा करेंगे ऐसा। और अगर तुम बोलोगे ना तो तुम्हारा बाजू वाला थोड़ा ऐसा डरेगा, अबे यार कैसा आंसर दे रहा है, तो ये होगा हेल्दी कंपटीशन। वो बाजू वाला भी जो बैठा हुआ रहेगा ना, अरे यार ये इतना भारी जवाब दे रहा है, कल मेरे को भी देना पड़ेगा। कंपटीशन ऐसी होनी चाहिए। ये है फेस टू फेस का एनवायरनमेंट जो आप भूल चुके हो पिछले 2 साल में, सही बात है ना? तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनना चाहिए कि अगर ये आंसर दे रहा है और ये नहीं दे रहा है तो इसको हर्ट होना मांगता, इसको ऐसे बॉडी के अंदर होना चाहिए, अरे यार ये दे रहा है, मैं भी तो यही क्लास में बैठा था ना, बराबर। और फिर तुम लोग की आवाज सुन के है ना, वो तुम पता नहीं तुम्हारी आवाज है ना कितने लोगों को मोटिवेट करेगी, जो लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं, बाद में पेन ड्राइव गूगल ड्राइव में देखेंगे, उनको मोटिवेशन मिलेगा कि अरे यार देखो क्या माहौल है क्लास में, समझ रहे बात को? सो ये ऑरा चाहिए मेरे को क्लास में, है ना? आ जाते सुबह ऐसे, हाँ सर, ऐसा लग रहा मार मार के बिठाया तुमको, हाँ ऐसा मत करो रे, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ठीक है? ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर कौन सा? 143 सबसेक्शन 3। अब सिर्फ मैं बोलूंगा, अभी आपको सिर्फ प्रवचन सुनना है, डिस्कशन करना है, क्वेरीज जो है वो पूछना है, ठीक है ना? ऑल गुड? यस सर, यस सर। अब बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3। और ये एक बार सुनने का बहुत बढ़िया तरीके से क्लिक होता है, ये ध्यान से सुनना। बात कर रहे हैं बच्चों अभी कौन से सेक्शन के बारे में? 143 सबसेक्शन 3, जो बात करता है अबाउट ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट। मतलब क्या है आप समझिए, आप आपका ऑडिट रिपोर्ट तो दोगे ही दोगे, बट कानून क्या बोलता है? व्हाट डज कंपनीज एक्ट स्टेट? इट स्टेट दैट ऑडिटर, तू तेरा जो रिपोर्टिंग कर रहा है ना स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तू वो कर, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम जो है ना, कानून बोलता है हम जो है ना आपसे कुछ और चीजें चाहते हैं कि आप इसके ऊपर रिपोर्ट करो। इसीलिए जब आप ऑडिट रिपोर्ट भी देखोगे तो अपने पूरा ऑडिट रिपोर्ट होने के बाद एक हेडिंग भी देखो क्या आता है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसके ऊपर का जितना भी कुछ रिपोर्टिंग हुआ ना, इसके ऊपर जितना भी कुछ रिपोर्टिंग हुआ ना, ये दिख रहा ना आपको, देखो आप देख रहे हैं यहां से, द ऑडिट रिपोर्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, बिकॉज इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। यू विल सी लॉट ऑफ कंटेंट इज रिपोर्टेड ओवर हियर। यू दिख रहा है आपको, है ना? कितना कितना सारा रिपोर्ट किया, ये सब पढ़ना है अपने को, ये सब चीजें सिलेबस का पार्ट है। तो आप समझिए ये इतना सारा रिपोर्ट किया, इतना सारा रिपोर्ट किया, ये कहां से आया ये? तो ये सारा रिपोर्टिंग हुआ है स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे। तो कानून क्या बोलता है? ऑडिटर, तू तेरा स्टैंडर्ड के हिसाब से रिपोर्टिंग करना है ना, तू कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरी भी कुछ इच्छा है वे, मेरे को भी लगता है कि तुमने कुछ मेरे को लगता है कि ये बातों के बारे में तुमने मेंबर्स को बताना चाहिए। तो ऑडिटर बोलता है बोल दे, तो हम वो भी रिपोर्ट कर देंगे। तो वो हेडिंग कौन सा है अपना? आप देख रहे हो, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। हम लोग अब किसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं? स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। जिसमें आपको दिख रहा है यहां पे जो सेक्शन अभी अपन पढ़ रहे उसी की बात हो रही, कल अपन ने डिस्कस किया था, याद है ना आपको? तो कानून बोलता है कि सुन ऑडिटर, तू पहली चीज तो रिपोर्ट ये कर कि क्या तुझे पूरी जानकारी मिली क्या? हैव यू सॉट एंड ऑब्टेन्ड all the information and explanation which is to the best of your knowledge and belief necessary for the purpose of audit। आपको वो जानकारी, वो एक्सप्लेनेशन आपको मिला क्या? अब वो कौन सी जानकारी, कौन सा एक्सप्लेनेशन? टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। योर मतलब एज एन ऑडिटर तुम ही डिसाइड कर सकते हो ना कि आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन मिली या नहीं मिली। तो सेंटेंस फॉर्मेशन इज अ सिंपल इंग्लिश, विच इज टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बिलीफ, कि तुम्हारे मानने के हिसाब से कि हाँ मेरे को, मैं मानता हूं कि मेरे को मिली है, दैट इज द बिलीफ दैट वॉट एवर इंफॉर्मेशन वॉज रिक्वायर्ड इज ऑब्टेन फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। क्लियर है? सो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको रीड करेंगे। क्या लिखा है उसको? वेदर ही हैज सॉट, आपने लाउडली पढ़ना है,
क्या होता है ना, जब आप लाउडली बोलते हो ना, तो यहां से यहां का डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होता है। मैं बोलेगा, आपके कानों तक पहुंचेगा और फिर दिमाग में रजिस्टर होगा, टाइम लगेगा, और शायद मेरी आवाज आपको पसंद नहीं आएगी। या कोई होता है, मैं किसी का सुनता नहीं सर, मैं आपकी क्यों सुनूं, बराबर, भाई खुद की तो सुनेगा ना कम से कम। तो यहां से यहां का डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है, और आपकी आवाज, आपका दिमाग, तुम खुद की तो सुनते होंगे ना कम से कम, तो आपकी आवाज दिमाग आपका जल्दी रजिस्टर करेगा। इसके लिए बहुत से लोग देखा होगा आपने, लाउडली पढ़ते हैं, लाउडली रीडिंग करते हैं जब लोग कुछ स्टडी करते हैं, और जल्दी रिटेन भी करते हैं। ये फैक्ट है, ये साइंस है उसके पीछे। तो बोलना पड़ेगा आपको देख के लाउडली। क्या कहता है? वेदर ही हैज सॉट एंड ऑब्टेन्ड all the information and explanation which to the best of his knowledge and belief necessary for the purpose of his audit। सही बात है। अब एक बार ट्राई करो, टूटा फूटा इंग्लिश कैसा भी क्यों ना हो, बोलने की कोशिश करेंगे। बोलो, whether he has sought and obtained all the information and explanation which is to the best of his knowledge and belief necessary for द पर्पस ऑफ ऑडिट। और अगर नहीं मिला है, इफ नॉट, तो क्या कहता है वो? द डिटेल्स, बराबर की नहीं, ऑफ सच इंफॉर्मेशन एंड द इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको वो भी डिटेल्स देने हैं आपको। क्लियर एकदम? सो फर्स्ट पॉइंट में की वर्ड अपना क्या है? इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सही बात है, यस। अब बात करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। किसकी बात करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है? और क्या ऑडिटर उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है? यस सर। अब कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, ऑडिटर उन्हें एक्सेस कर रहा है, तो ये एक्सेस करके चेक करके क्या ही रिपोर्ट करेगा वो? कानून क्या बोलेगा? अरे यार देख, मैंने 128 में ना उसको बोला था ऐसा ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए, ऑडिटर तेरे को पावर दिया था, तू एक्सेस करके चेक कर ले। बट क्या चेक करेगा वो? कि वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, क्योंकि कानूनी बोल रहा है ना रिपोर्ट करने के लिए, तो वो बोल रहा है मैंने जैसा बोला वैसा उसने मेंटेन किया है या नहीं, ये तू चेक कर ले। सो क्या बोलता है? वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैज बीन मेंटेन। अब दूसरी बात आती है ब्रांच रिकॉर्ड्स की। अब 128 में कल आपको बोला था और एक रिक्वायरमेंट है, दैट ब्रांच आर रिक्वायर्ड टू सेंड द समराइज्ड रिटर्न्स to the head office for a period not exceeding 3 months। मतलब उन्होंने क्वार्टरली रिटर्न्स ब्रांच ने किसको भेजने चाहिए? एचओ को भेजने चाहिए। तो वो भी लॉ का ही पार्ट है ना, वो भी सेक्शन 128 में ही आया ना गाइस। रिस्पॉन्ड करने का, यस नो वो भी बोलने का, मन में बोलोगे मेरे को नहीं समझेगा, ठीक है ना। तो वो भी तो लॉ का ही पार्ट है कि 128 बोलता है कि भाई ब्रांच ने क्या बोलते हैं क्वार्टरली रिटर्न्स भेजने हैं, तो यहां पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि वेदर एडिक्वेट रिटर्न्स हैज बीन सेंट बाय द ब्रांच। आई बात समझ में? सो क्या लिखा हुआ है वहां पे? एंड प्रॉपर रिटर्न्स एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय हिम। अब ये किसके रिटर्न्स आ रहे हैं? जो ब्रांचेस उसने विजिट नहीं किए हैं उससे क्या आना चाहिए? उसको रिटर्न्स आना चाहिए। क्लियर है एकदम? अब देखो 3 कैटेगरी हो जाती है ब्रांचेस की, 3 कैटेगरीज हो जाती है। अब देखो ये आपका रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट समझना है, ये आपका एचओ, इसका तो आप ऑडिट कर ही रहे हो खुद से। अब यहां पे आपका एक ब्रांच है, बराबर, तो ये ब्रांच अगर आपने विजिट किया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे चेक कर लोगे कि उस ब्रांच ने बराबर से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे हैं या नहीं करे। फिर उसके बाद दूसरी ब्रांच आती है अपने पास, ब्रांच 2, जिसमें आपने विजिट नहीं किया, नॉट विजिटेड, बराबर। इसने क्या करना चाहिए आपको? इसने आपको क्या देना चाहिए? इसने आपको रिटर्न्स देने चाहिए। सही बात है एकदम? बोलो यस और नो? यस। अब उसके बाद और एक ब्रांच है, इस ब्रांच का ऑडिट कोई और व्यक्ति कर रहा है, बोलो आया ना, इसको अपन क्या बोलेंगे? ब्रांच ऑडिटर। तो ये ब्रांच ऑडिटर क्या करेगा भाया? तो ये ब्रांच ऑडिटर क्या करेगा?
ये उस ब्रांच का क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट बना देगा। बोलो हाँ या ना, उस ब्रांच का ऑडिट रिपोर्ट बना देगा। तो अभी ये एचओ के ऑडिटर के पास क्या क्या कंटेंट है इस ब्रांच का, वो तो खुद जा ही रहा है। ये ब्रांच विजिट नहीं किया है, इसका ऑडिट भी नहीं हुआ है, तो भाई इसके रिटर्न्स हम लोग को दे दो फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। बराबर है कि नहीं? और ये जो ब्रांच है, बराबर, इसके ऊपर कौन गया है, अदर देन कंपनी ऑडिटर अ पर्सन इज देयर, उसको अपन क्या नाम देते हैं, ब्रांच ऑडिटर। तो इस ब्रांच ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट किसको भेजना चाहिए, कंपनी को नहीं, कंपनी ऑडिटर को। आप समझिए, ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट्स टू कंपनी ऑडिटर एंड कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट्स टू मेंबर्स। समझा क्या बात, ये इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड पॉइंट अपना क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट अपना क्या बोलता है, वेदर द रिपोर्ट ऑफ अ पर्सन अदर देन कंपनी ऑडिटर हैज बीन, सॉरी, whether the report on the accounts of any branch office of the company audited by a person other than company auditor has been sent to him। तो अपने को पहले क्या चेक करने का है, क्या रिपोर्ट करने का है कि ये मेरे को भेजा या मेरे को नहीं भेजा। आई बात समझ में? और अगर आपको भेजा है, if it has been sent to you, then we need to write about how that report has been dealt with। आपने उस रिपोर्ट को किस तरीके से इस्तेमाल किया उसके बारे में आप बात करेंगे। क्लियर है एकदम? सो 3 पॉइंट्स हो गए। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बताओ, क्या आपको ये ड्यूटी जो है वो कौन से सेक्शन और सबसेक्शन के अंदर है? अब बिना बुक में देखे, मेरा बच्चा अपने आप पे भरोसा रख, कम ऑन यू कैन डू इट। सेक्शन नंबर कौन सा है? 143 सबसेक्शन 3, सही है? यस। इसके अंदर कौन सी ड्यूटी लगा रहे? टू रिपोर्ट। उसके अभी 1 2 3 में को सिर्फ 3 की पॉइंट्स बता दो किसकी बात हो रही है, फिर बाद में आप आपकी इंग्लिश जोड़ के आप लिख लेना। मुझे बस 3 की पॉइंट्स की अभी आपसे उम्मीद है। नंबर 1 इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, नंबर 2 प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड नंबर 3 ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट। सही है एकदम? यस। अब चलिए 4th पॉइंट पे आता है। अब देखो क्या हुआ ना, अब क्या हुआ ना, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3। तो यहां पे आपने सबसे पहले इंफॉर्मेशन, अब सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, आपने इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन लिया, वो प्राप्त करके आपने चेक कर लिया कि बॉस यहां पे आपके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके मेंटेन्ड है या नहीं। बोलो यस और नो। ये आपने एचओ का भी कर लिया और ये आपने ब्रांच का भी कर लिया, और ब्रांच का आपने साथ ही साथ क्या ले लिया, ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट भी आपने ले लिया, और उससे आपने क्या सही है क्या गलत है वो भी आपने उसका कंक्लूजन निकाल लिया। अब उसके बाद अब यहां से आगे बढ़ते हैं। नाउ इट स्टेज व्हाट, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो प्रॉपर है आपके, अब आपको क्या, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाद क्या बनते हैं बच्चों अपने, क्या बनते हैं अपने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या आता है, वही अपना बैलेंस शीट एंड P&L। सही बात है ना? सो अब वो क्या बोलता है, देखो अब बहुत इजी है। अब वो क्या बोलता है कि वेदर बैलेंस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स से ही बनते हैं ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो क्या बोलता है कि वेदर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स। सीक्वेंस, हमने इंफॉर्मेशन लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न्स भी लिए, और चेक किया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न्स बराबर है। अब इसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे ही तो आपके क्या बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अरे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के लिए अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं अपने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ना। तो जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है वही चीजें तो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए किसमें, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सो 4th पॉइंट में क्या रिपोर्ट करना है कि सिंपल, कि क्या आपके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेदर दे आर इन अग्रीमेंट विथ व्हाट, खत्म। समझ में आया नहीं आया आपको? एकदम इजी है बॉस। उसके बाद तो और आगे इजी है। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं ये किसके हिसाब से बनते हैं, अंडर सेक्शन नंबर 129।
अरे बोलो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन नंबर 129 और उसमें वो बोलता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड विथ हेल्प ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता? सेक्शन 129 में बात हुई है ये कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप मेंटेन करोगे तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करते बनाना, वो ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए. बराबर है कि नहीं? हाँ. तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? वेदर इन हिज ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ही वही चप्पा बैलेंस शीट पी एंड एल रे, वेदर दे कंप्लाई विथ व्हाट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. मजा आया क्या? अरे बोलना भाई, इजी है ना एकदम. 5 पॉइंट हो गए ना, बराबर के नहीं? सो क्या बोलेंगे यहां पे कि वेदर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विथ व्हाट? कंप्लाई विथ व्हाट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. डन है. सो ये अपने कौन से पॉइंट्स हो गए? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5. इजी है एकदम. ये फर्स्ट 5 पॉइंट्स का स्टिक नोट्स लो और ये बाजू में फर्स्ट 5 पॉइंट्स के लिए ये स्क्रिबल करो. चलो, वो क्या है? एक सिर्फ सीक्वेंस, एक फ्लो ध्यान में रखने के लिए है ना. आप लोगों के पास टिक नोट्स वगैरह ऐसा है ना? मैंने ऐसा डे 1 पे कुछ बोला नहीं ये चीजें लाना, बट ऐसे उम्मीद करता हूं कि स्वप्निल सर ने बोला ही होगा आपको, तो मैंने अपना टाइम बचा लिया. सब आएगा ना, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स दोज ना. चलो डन. 5 पॉइंट तो लिखना है गाइस, कम ऑन. चलो हरी अप गाइस. ओवर. यस, ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं अभी. नाउ वी हैव टू स्टडी द नेक्स्ट 5 पॉइंट्स. इसमें कितने? 10 पॉइंट है. ये 5 नंबर के लिए डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ये राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्यूटी टू रिपोर्ट एज पर सेक्शन 143(3) या केस स्टडी में घुमा फिरा के कुछ बोलेंगे, वो सब करेंगे अपन. बट रिमेंबर, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में. ठीक है? तो फर्स्ट 5 पॉइंट्स आर ओवर. नाउ द बैटल इज फॉर नेक्स्ट 5 पॉइंट्स. अभी गुड टू गो? यस, ओके. अब चलो, द ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स. ध्यान से सुनिएगा. द ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर ऑन व्हाट? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस or matters that has an adverse effect on the functioning of the company. आपको याद है एक ड्यूटी अपन पढ़ रहे थे, ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें मैंने आपको बोला था कि अ क्वालिफाइड एंड ड्यूली अपॉइंटेड पर्सन विल डू व्हाट? साइन द ऑडिट रिपोर्ट. और वो क्या साइन करेगा? वो कंटेंट्स के बारे में बात हुई थी. याद है क्या आपको? नहीं याद सर? ऐसे हम थोड़ी याद रखेंगे सर. हाँ, हमारा काम थोड़ी है. सो उसमें देखो यही लिखा हुआ है ना, यही सेंटेंस है. देखो
देखो जरा देखो, क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशन, कमेंट्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मैटर्स विच हैज व्हाट एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। यही पॉइंट है ना वो? अरे बोलना पड़ेगा। हाँ, बस क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही चीजें अपने किसके अंदर आती है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आती है। तो इसी कंटेंट को उसने क्या करना है, साइन करना है। आई बात समझ में? बट अब इसको समझना है थोड़ा और विस्तार में। वो क्या कहता है, एफ फॉर, ध्यान में रखना यहां पे, एफ फॉर यहां पे ध्यान में क्या रखेंगे, फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। किसकी बात करेंगे, फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। तो कोई भी ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसा मैटर जिसके वजह से आपके कंपनी के फंक्शनिंग के ऊपर अगर एडवर्स इफेक्ट आता है, तो आपने उसके ऊपर आपका क्या कमेंट है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, उसके बारे में आपने बताना है। अब आप बोलेंगे सर ये एडवर्स इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, सर ये कुछ क्लिक नहीं हुआ, मजा नहीं आया सर। अब मजा आएगा। जैसे अपन बात करें, एडवर्स मतलब क्या बोलते हैं, नेगेटिव, ऑन फंक्शनिंग मतलब वर्किंग ऑफ द कंपनी। तो मतलब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या कंपनी के गोइंग कंसर्न के ऊपर कुछ इंपैक्ट आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो वो कौन से मैटर्स या कौन से ट्रांजैक्शंस के वजह से आ रहा है, बराबर। और वो ट्रांजैक्शंस या वो मैटर्स के ऊपर आपने एज एन ऑडिटर आपके क्या ऑब्जर्वेशन से, क्या कमेंट्स है, वो आप बताइए। आई बात समझ में? आपको बोलना पड़ेगा यस और नो। यस। तो दोस्तों एग्जाम्पल्स के लिए आप नोट कर लो, दूसरी चिट्ठी लगा लो आपकी। अगर जगह वही है तो लिख लेना, और अगर जगह नहीं है तो चिट्ठी लगा लेना। सो क्या लिखेंगे एग्जाम्पल? कल आपको दिया था कि सीसी नॉट रिन्यूड, कंपनी सीसी, जो कंपनी का मान लो मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस है व्हाट, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, नॉट रिन्यूड। तो कंपनी के रोज के कामकाज के ऊपर फर्क पड़ेगा ना, बराबर। यस, ये लिख लो, सीसी नॉट रिन्यूड। तो ये एक ऐसा इवेंट हो गया, मैटर हो गया भाई, जिसके वजह से अब अपने रोज के कामकाज में प्रॉब्लम आएगी यार, बराबर। नंबर 2, लॉस ऑफ मेजर कस्टमर और सप्लायर। सही है ना? अपना जो मेजर कस्टमर है या जो अपने मेजर सप्लायर है, जो अपने को रॉ मटेरियल देता है, वही अपने को प्रोवाइड नहीं कर रहा, वही अपने को धंधा नहीं दे रहा। हो सकता है ना उसको किसी और के पास चला गया वो। तो अगर आपका मेजर कस्टमर चला गया तो गोइंग कंसर्न अफेक्ट होएगा। कंटिन्यूअस नेगेटिव कैश फ्लोस, आपका नेगेटिव कैश फ्लोस, कंटिन्यूअसली नेगेटिव कैश फ्लोस है आपके बॉस, बराबर। तो क्या हो सकता है, कंपनी के कामकाज के ऊपर अफेक्ट आ सकता है। नॉन फाइनेंशियल मैटर्स भी आ सकते हैं इसके अंदर। इन्होंने तो सिर्फ किसके ऊपर बोला है, फाइनेंशियल और मैटर्स, फाइनेंशियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर। तो यहां पे अपने को तो सिर्फ किसके ऊपर रिपोर्ट करना है, फाइनेंशियल। बट कभी कभी नॉन फाइनेंशियल मैटर्स भी हो सकते हैं, पता है आपको। लॉस ऑफ की मैनेजरियल पर्सन हु कैनॉट बी रिप्लेस्ड। आप समझ रहे बात को? अब मान के चलो ऑडिट हर्षद सर 1 नंबर, एसपीसी ऑडिट, इसीलिए ऑडिट चलता है एसपीसी में बिकॉज ऑफ हर्षद सर, मैं तो नहीं चलेगा ऑडिट। इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट किसके लिए, किसके वजह से चल रहा है, बिकॉज ऑफ ऑडिट, बिकॉज ऑफ हर्षद सर। हाँ, अब क्या हो गया, मैं बोल रहा जा रहा, मैं छोड़ गए। अब ये की मैनेजरियल पर्सन है, गया ना ये। अब भले ही कोई दूसरा व्यक्ति को लेके आ जाएंगे, बट क्या हुआ, जो उसका बिजनेस माइंड था, उसकी स्ट्रैटेजीज थी, बराबर, वो कोई कॉपी या कोई इमिटेट या कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बराबर। सो ये कौन सा मैटर हो गया, ये नॉन फाइनेंशियल मैटर हो गया। बट अब यहां पे इन्होंने सिर्फ किसकी बात करी है, मैं ये बस बताना चाह रहा हूं आपको कि मैटर्स दोनों हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, बराबर कि नहीं। एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे चले गए, एम्प्लॉइज बोलते काम ही नहीं करना हमको, फाइनेंशियल मैटर या नॉन फाइनेंशियल मैटर, नॉन फाइनेंशियल। आई बात समझ में? तो ऐसी बातें हैं दोस्तों जो आपको फोकस करना है, समझ रहे बात को। बट आपको यहां पे रिपोर्ट किसके ऊपर करना है, फाइनेंशियल मैटर के ऊपर। क्लियर है एकदम? यस। सो एफ से ध्यान में क्या आएगा,
फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, एफ से क्या ध्यान में आएगा, फाइनेंशियल मैटर्स। आर वी गुड? बोलो यस और नो। सो ये बातें आपको रिपोर्ट करनी है। मैं ऐसे कुछ छोड़ के नहीं जा रहा भाई, है ना, ये सारी बातें काल्पनिक है, वास्तविक में इसका कोई संबंध नहीं है, अपन यही है, ठीक है, ओके। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जी, जी से कौन है, डायरेक्टर जी। इज्जत देंगे ना थोड़ा, जी से डायरेक्टर जी सही है ना, एकदम सिंपल है। तो आगे के 5 पॉइंट के लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करेंगे बॉस। तो जी से डायरेक्टर जी, तो आपको रिपोर्ट करना है कि वेदर एनी डायरेक्टर्स आर डिस्क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। अभी हम लोग 164 सबसेक्शन 2 के डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये फाइनल में बकायदा आपको डायरेक्टर्स, एक 200 पन्नों का चैप्टर है, एक चैप्टर कितने पन्नों का, 200 पन्नों का, सिर्फ डायरेक्टर। स्वप्निल सर से पूछ लेना, आज आ जाएंगे ना सर, सर फाइनल लॉ पढ़ाते हैं, एफएमई में आएंगे ना शाम में, आज सर को पूछना, सर ये डायरेक्टर्स कितना मार्क्स का आता है, कितने पेजेस है लगभग, बस आपकी आंखें ऐसे खुली हो जाएगी, अरे वाह वाह वाह, इतना पढ़ना है सिर्फ डायरेक्टर के ऊपर। आओ, मैंने आपको बोला ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेफिनेशन के ऊपर सिर्फ एक पेज है, डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। विचार करिए, बहुत पढ़ना है रे जिंदगी में, इंटरेस्टिंग है। बट तो आप समझिए, उसमें डिस्क्वालिफिकेशंस दिए हुए डायरेक्टर्स के, जैसे ऑडिटर का डिस्क्वालिफिकेशन हो गए ना, वैसे ही डायरेक्टर का भी हो गए कि तुमने एनुअल रिटर्न्स नहीं फाइल किए, डिविडेंड डिक्लेयर करके पे नहीं किया, तो ऐसा कैसा डायरेक्टर बनेगा रे तू, बराबर, चल तू डिस्क्वालीफाई, चल बाजू हो, आई बात। ऐसा लिस्ट है उसका डिस्क्वालिफिकेशन का। अपने को सिर्फ चेक करने का है कि वेदर डायरेक्टर्स आर क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ रीअपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, ठीक है। चलिए वो सर ऑडिट रिपोर्ट पे आओ ना सर, वो आप भूल ही गए इसको तो, ठीक है ना। कल अपन ने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पढ़ लिया ना इसका, बराबर। अब जो जो एप्लीकेबल इन लोग को वो रिपोर्ट करेंगे लोग। तो अभी क्या लिखा हुआ है देखो, ये पॉइंट अपन ने पढ़े थे क्या, द स्टैंड अलोन बैलेंस शीट एंड स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस and the statement of changes in equity and etc are in agreement with relevant books of accounts। पढ़ाना ही अपन ने। स्टैंड अलोन मतलब दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं और एक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो कंपनी का जब अपना खुद का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है उसको स्टैंड अलोन बोलते हैं, और जब वो किसी के साथ कंसोलिडेट करते हैं उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही है एकदम, या फिर उसके बाद इन आवर ओपिनियन द अफोरसेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आपने सेक्शन नंबर 133 में पढ़े थे। 133 में बोलता है ना कि यू शुड कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो ये पॉइंट आया, कंप्लाइंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद अब ऑब्वियस सी बात है, टाटा मोटर्स है मालिक, एडवर्स इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट आएगा, ऐसा वगैरह कुछ नहीं होगा ना इधर, अरे बोलना पड़ेगा आपको, नहीं। तो इसीलिए वो पॉइंट रिपोर्ट नहीं करा इन्होंने, क्योंकि ऐसा कोई मैटर है ही नहीं। सही है ना। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम द डायरेक्टर्स टेकन ऑन द रिकॉर्ड बाय द बोर्ड एंड द रिपोर्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, नन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड जॉइंट ऑपरेशंस इज डिस्क्वालिफाइड एज अ डायरेक्टर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। आप क्या पढ़ रहे हो यहां पे, और ये रिपोर्टिंग है, वर्डिंग सेम हो सकते हैं ना, क्योंकि आप समझिए वो उनके हिसाब से, कंपनी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो लैंग्वेज है कि उन्होंने क्या एविडेंस लिया, तो उन्होंने मैनेजमेंट से लिख के लिया, उन्होंने चेक किया, ये उन्होंने किया एक्टिविटी, उसके बेसिस पे वो बोल रहे हैं। समझे नहीं समझे? यस, ऐसी बात है कुछ। तो पॉइंट तो यही रिपोर्ट करना है कि वेदर डायरेक्टर्स आर क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 2। तो जी पॉइंट में कौन है, डायरेक्टर जी। एफ में फंक्शनिंग, फाइनेंशियल मैटर्स और ट्रांजैक्शन कॉजिंग व्हाट, एडवर्स इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। परफेक्ट है, परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब एच वाला पॉइंट, एच वाला मतलब ऐसे बीच में आ गया ऐसे, हाँ एच वाला ऐसे, हाँ आगे ऐसे। अब वो क्या बोल रहा है, मतलब उसका कोई बात ही नहीं थी। अब वो क्या लिखा है देखो, ऐसे वो बोल रहा है, देख भाई तेरा कुछ क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क किससे रिलेटेड, ऑन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ, कुछ है तो बता दे,
अब आप समझिए बात को, थोड़ा अंदर जाएंगे। सेकेंड पॉइंट में बस क्या बोला भाई, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैज बीन मेंटेन्ड और नॉट, उतना ही बोला ना, उसके आगे कुछ बोला बोलने को। सेकेंड पॉइंट में देखो, फर्स्ट में क्या बोला था, इंफॉर्मेशन बेटे मिली कि नहीं मिली, और अगर नहीं मिली है तो उसका डिटेल दे, ऐसा फर्स्ट में बोला। सेकेंड में क्या बोलता भाई, सिर्फ रिपोर्ट कर ले वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैज बीन मेंटेन्ड और नॉट, इतना रिपोर्ट करना था। बट फिर बाद में याद आया उनको, अरे अगर नहीं करा है ऑडिटर, तेरा कुछ क्वालिफिकेशन रिमार्क कुछ है क्या, वो बोल देना इसके ऊपर। आई बात समझ में आपको? हाँ, तो आप समझिए बात को, कोई क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स और अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ, आई बात समझ में? तो वो बता दो। अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे है ना आपके एनुअल रिपोर्ट में, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट बनता है मालूम है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी रिपोर्ट बनता है, एनुअल इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसके अंदर वो लोग बोलते हैं हमने इतनी इतनी लाखों गाड़ियां सेल करी, मोटर्स, टाटा मोटर्स की बात करें अगर, हमने इतनी इतनी लाखों गाड़ियां सेल करी, ये आता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। ये नया टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस किया, यूज करा, इतनी एनर्जी सेव करी, ऐसा किया वैसा किया। अब वो उधर क्या बोल रहे, इतनी गाड़ियां सेल करी, तो वो तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी तो मैच होना चाहिए ना। तो अगर जब आप देखते हो, अब देखो क्या होता है ना, एक्चुअली कितनी गाड़ियां सेल हुई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो समझ में नहीं आता, एनुअल रिपोर्ट में बोलते हैं वो लोग कि इतनी इतनी गाड़ियां सेल करी। अब अगर ये इंफॉर्मेशन मिसमैच हो रहा है तो क्या होगा, कंपनी इज पोर्ट्रिंग व्हाट रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा इधर एक इंफॉर्मेशन और उधर एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि उधर तो सेल वैल्यू आया और पब्लिक क्या देखेगा, एनुअल रिपोर्ट पड़ेगा, अबे इतनी लाखों गाड़ियां बेची है इन्होंने, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब वो इंफॉर्मेशन सही है कि गलत है पता क्या है आपको, समझ रहे बात को? हमारे पास इतने सारे, इतने हजार लाख करोड़ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तुम सैलरी वेजेस उतना दिख रही नहीं, मैच जस्टिफाई नहीं कर रहा उसको, समझ रहे? तो आपको क्या करना है कि आपका कोई क्वालिफिकेशन, रिमार्क या कमेंट इन रिलेशन टू व्हाट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, इनमें अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कुछ गड़बड़ दिख रहा है ना, वो भी रिपोर्ट कर डालते हो। आई बात समझ में आपको? इतना बारीकी से आपको, इसलिए मैंने क्या बोला, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते जाना। आई बात समझ में आपको? बोलो बच्चों। यस, रिजर्वेशन मतलब कुछ भी आपको रिमार्क कि भाई हमारे हिसाब से हमको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, या रिजर्वेशन मतलब हमको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त हुई तो हम लोग रिजर्व्ड है कि इसके ऊपर हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं, हम लोग को मिला ही नहीं ना कुछ इंफॉर्मेशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर वी हैव नो इंफॉर्मेशन, सो वी आर रिजर्विंग आवर ओपिनियन ऑन दैट, अपन कुछ नहीं बोल रहे। आप समझिए, आप क्वालिफिकेशन में कुछ बोल रहे हो, आप एडवर्स में कुछ बोल रहे हो, इधर आप बोलते हो मैं कुछ नहीं बोल सकता, रिजर्व। अब जैसे सुना होगा ना, ही इज अ वेरी रिजर्व्ड पर्सन, इसका मतलब, ऐसा बस बोलने के लिए बोल रहा हूं, ही इज अ वेरी रिजर्व्ड पर्सन, मतलब क्या होता है, इंट्रोवर्ट, बोलता नहीं कुछ ज्यादा, ऐसा। तो वैसे रिजर्वेशन मतलब अपन सिर्फ क्या बोल रहे, डिस्क्लेमर दे रहे, हाथ ऊपर कर रहे, बराबर, कि भाई मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके ऊपर। दैट इज व्हाट इज अ रिजर्वेशन, यू आर होल्डिंग समथिंग बैक। तूने ये सीट रिजर्व किया, मतलब क्या किया, यू हेल्ड इट, है ना, बोलो यस, वैसा ही रिजर्वेशन है कि आप इसके ऊपर कुछ आपका ओपिनियन नहीं दे सकते। तो आपको वो भी मैटर बताना है, देख भाई ये एरिया था, इसमें हमको लग रहा है कुछ डिस्क्रिपेंसी हो सकता है, बट हमारे पास इसका इंफॉर्मेशन नहीं है, सो वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, बट ये है ऐसा कुछ। बाद में फिर मेंबर्स है, तुम्हारा हिसाब से, तो फिर तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है, इट इज योर कॉल कि उसको क्या इंटरप्रेट करना है क्या नहीं, हमें तो इंफॉर्मेशन नहीं मिला ना, ऐसा है वो। अंडरस्टूड? यस। तो ये हो गया एच वाला पॉइंट, बीच में से आ गया ऐसे। सो एफ मतलब क्या बोला, फाइनेंशियल मैटर्स और ट्रांजैक्शन दैट कॉजेज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। फिर जी मतलब डायरेक्टर जी, डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 2, बराबर। एंड फिर उसके बाद एच मतलब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड अब बात करते हैं आई, आई आई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के बारे में। किसकी बात करेंगे, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स।
अब वापस से ध्यान से देखना, ये मैटर इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में नहीं बोलता, ये बोलता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। सर ये क्या है? अभी ध्यान से सुनिए बेटे, इंटरनल कंट्रोल्स इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंटरनल कंट्रोल्स इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट करता हूं तो दे शुड बी कॉम्पिटेंट, क्वालिफाइड फॉर द पर्टिकुलर जॉब, बराबर कि नहीं? तो वो हिसाब से उनका इंटरव्यू ये वो सब लेना चाहिए। दिस इज ऑल्सो व्हाट? अ कंट्रोल। बोलो यस और नो? यस। हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, बराबर कि नहीं? आपने देखा होगा जब आप कुछ ऐसे डिवाइसेस खरीदते हो तो उसके ऊपर एक स्टिकर होता है QC पास्ट या QC क्वालिटी चेक्ड, दैट इज अ क्वालिटी कंट्रोल। आई बात समझ में आपका? एम्प्लॉयज का अटेंडेंस होता है, दैट इज ऑल्सो व्हाट? अ कंट्रोल। देन वी गो अहेड, आप समझिए हम लोग बजट्स बनाते हैं, ग्रुप 1 में चैप्टर पढ़ के है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। आप समझ रहे बात को? स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल से कंपेयर करते हैं और फिर रीजंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो व्हाट? अ कंट्रोल। समझ रहे मेरी बात को? ओनली द ऑथराइज्ड पर्सन कैन एंटर द ट्रांजैक्शंस। आई बात समझ में? इट इज ऑल्सो व्हाट? अ कंट्रोल। तो आप समझिए कंट्रोल्स मतलब बहुत सारे टाइप के कंट्रोल होते हैं। आई बात समझ में? हम जब रिपोर्टिंग करेंगे ना सर, हमें जनरल कंट्रोल्स की बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रांजैक्शंस को जब एंटर, रिकॉर्ड या उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते समय जो आपने कंट्रोल्स लगाए हैं ना सर, हमें उन्हीं कंट्रोल्स के बारे में बात करनी है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरनल कंट्रोल्स इन जनरल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इन पर्टिकुलर। पहुंचे आप? मेरे थॉट्स को मैच कर रहे हो? आप लोग पहुंच पा रहे जहां तक मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं? यस। सो वी आर स्पीकिंग अबाउट, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं क्यों इन पे स्ट्रेस कर रहा हूं? आप बोलोगे सर ठीक है ना, इतना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हम तो ऐसे ही रीड कर लेंगे, अगर मैं स्ट्रेस भी नहीं करता तो आप शायद इतना उसको सोचते भी नहीं, बट मेरे को वो क्यों बोलना पड़ रहा है, आप इसका लॉजिक समझिए एमसीक्यूज के लिए। एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन विच कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, क्वालिटी कंट्रोल, कुछ भी बोलेंगे वो लोग। आई बात समझ में? तो आप हैंग हो जाओगे क्योंकि उस समय पे आपने उन चीजों के ऊपर स्ट्रेस दिया ही नहीं। आई बात समझ में? जैसे मैंने मैटर्स की बात करी, बट वो कौन सा मैटर था? फाइनेंशियल मैटर था। वो स्ट्रेस करना बहुत जरूरी है वो चीजों पे, है ना? तो इसीलिए ऐसा इरिटेट मत हो जाना, अरे यार इतना छोटा छोटा काय को पढ़ा रहा है आदमी, है ना? ये आप जब से ऑडिट में एमसीक्यूज आ गया ना, गेम बहुत चेंज हो गया है। छोटी छोटी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, जैसे अपन फाउंडेशन में पढ़ते थे। आई बात समझ में? सो सेम। सो क्या कहते हैं अपन यहां पे? वी आर कंसर्न विद विच कंट्रोल्स बच्चे? इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। आई बात समझ में? बोलो यस और नो? सो जो भी कंट्रोल्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रिपेयर, मेंटेन करने के लिए काम में आते हैं, बराबर के नहीं, उन कंट्रोल्स को हम लोग नाम देते हैं एज व्हाट? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो जो जनरल कंट्रोल्स है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, एज एन ऑडिटर मेरे को क्या लेना देना है भाई, आप अच्छा क्वालिटी का बेचो या खराब क्वालिटी का बेचो? मेरे को क्या इंपॉर्टेंट है? बेचा ना और उसी प्राइस पे रिकॉर्ड हुआ ना, वो मुझे वो कंट्रोल देखना है। मेरा सीए अब जब वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करता है, वो आके ये देखेगा क्या क्लास के बाहर कि हर्षद सर अच्छा पढ़ा रहे कि खराब पढ़ा रहे? उसको कोई लेना देना नहीं है। वो बस क्या बोलता है, इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उसका बुकिंग होना चाहिए, एरर ऑफ ओमिशन कमीशन नहीं होना चाहिए। उसको रोकने के लिए क्या कंट्रोल लगाया बताइए? उनकी फीस कितनी है, वो फीस बुक हुई क्या नहीं हुई वो बताइए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्या कि मैं अच्छा पढ़ा रहा कि बुरा पढ़ा रहा, वो क्वालिटी कंट्रोल से उसको क्या लेना देना है। अब बजटरी कंट्रोल, मैं बजट बना रहा हूं
कि मैंने कम से कम इतने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, बराबर, उसके लिए मैंने बहुत एक्टिव टारगेट्स को अचीव करने के लिए मैंने क्या क्या करना चाहिए, ऐसी बैच अनाउंस करो, वैसी बैच अनाउंस करो, पेन ड्राइव लॉन्च करो, ये करो वो करो। उसे ये बोलता है मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तेरे बजट, तेरे टारगेट, तेरा वो कंट्रोल, व्हाट एम आई सपोज टू डू यार। आई बात समझ में आपको? वो इनको नहीं देखेगा, वो किसको देखेगा? किसको देखेगा? वो फाइनेंशियल कंट्रोल्स को। जैसे कि एम्प्लॉय का अटेंडेंस। ऋषभ ध्यान देना बेटा, बहुत मार खाएगा, नहीं तो इतना मारेगा ना 10 साल तक सो नहीं पाएगा, बहुत डेंजर है। मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चालू है। नींद आ रही है ना, पिलर के पास जाके खड़ा रह जा, जब नींद गायब हो जाएगी तब आके बैठ जाना। चल भाग, झूम रहा है, मेरे को डर लगता ना रे। और क्या होता, अब वो बैठा है ऐसे, ठीक है ना, अब कैसा हो रहा है उसका? मैं बोला आप गए, मतलब कुछ फीट आएगा, क्या क्या हो गया क्या इसको, कुछ हमको डर लगता है ऐसे। ऐसा मत कर तू, कम ऑन, यू कैन डू इट। जब तेरी नींद उड़ जाएगी ना पूरी तरह, पनिशमेंट नहीं है, मेरे क्लास में का एकदम सिंपल फंडा है ये। जिस किसी व्यक्ति को नींद आती है, अब आ सकती है भाई, बराबर, तो पिलर के पास जाके खड़ा हो जाना, या अपनी जगह पे वहां साइड में जाके खड़ा हो जाने का, बस किसी का व्यू मत ब्लॉक करो। खड़े रह के तो कोई इंसान सो नहीं सकता, अगर सोया तो हैट्स ऑफ, वो डेडिकेशन है फिर सोने के प्रति, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे जैसे कि एम्प्लॉय का अटेंडेंस। अब एम्प्लॉय के अटेंडेंस के बेसिस पे उसको कितना सैलरी मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, वो कंप्यूट होगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसने छुट्टी ली तो उसका एक दिन का पैसा उतना कट होएगा, ओवर टाइम करा तो उसको पैसा मिलेगा, तो वो इन टाइम आउट टाइम, उसका अटेंडेंस, टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, बराबर है कि नहीं? तो वो सारी चीजें वो कौन सी है? अपनी फाइनेंशियल कंट्रोल्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एज एन ऑडिटर वी आर सपोज टू रिपोर्ट ऑन विच कंट्रोल्स? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। आई बात समझ में? यस। अब पॉइंट पढ़ते हैं। अब क्या कहता है, अपने को क्या रिपोर्ट करना है? वेदर द कंपनी हैज इंटरनल कंट्रोल्स, नहीं, हा, वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स। समझ रहे मेरी बात को? अब तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है, तुम उसके अंदर ईआरपी यूज कर रहे हैं, पढ़ते हो ना आप लोग? चालू हुआ क्या कुछ ऐसा? नहीं हुआ, बट सुना तो होगा कभी जिंदगी में ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। या अभी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस क्या यूज करते हैं? पूरा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम ही यूज करते हैं बॉस। अब उसमें आप बताइए, आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्रोल लगाया, पासवर्ड। बताइए, इज इट सफिशिएंट? नो, आपने बहुत सारे कंट्रोल लगाने चाहिए, बराबर। आपके मोबाइल फोन में आप सिर्फ पासवर्ड लगाते क्या? वैभव को देखना, मोबाइल पे पासवर्ड, फिर उसके बाद व्हाट्सएप के लिए अलग पासवर्ड, गैलरी के लिए अलग पासवर्ड, बराबर, फिर डबल पासवर्ड कभी तो, कि मतलब एक पैसे भी डालेंगे, एक थंब प्रिंट भी होगा। हाँ मालूम मेरे को, देखा, पहुंची हुई चीज है कि भाई कभी मम्मी पापा के हाथ में लग गया तो फिर नको बैंड बजने को, बैंड नहीं ऑर्केस्ट्रा बजेगा, है ना? हाँ, तो आप समझिए ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, बराबर, आपने कंट्रोल्स लगाने चाहिए। तो ऑडिटर भी क्या देखेगा कि आपका जो बिजनेस है उसके हिसाब से कंट्रोल्स होने चाहिए। सिर्फ कंट्रोल्स होने नहीं चाहिए, वो बिजनेस को सूट करने वाले कंट्रोल्स होने चाहिए, वो एडिक्वेट होने चाहिए। एडिक्वेट मतलब लिखिए वहां पे सफिशिएंट, क्वांटिटी में क्या होने चाहिए? वो एडिक्वेट होने चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए। आई बात समझ में आपको? तो सिर्फ कंट्रोल्स होना जरूरी नहीं है, वो सफिशिएंट, एडिक्वेट होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है? तो 2 पॉइंट्स यहां पे सीखे, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके पढ़ा रहा हूं। तो एक तो कौन सी कंट्रोल्स की बात कर रही है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। बट वो कंट्रोल्स कैसे होने चाहिए? अब एडिक्वेट, बराबर, रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर के नहीं, इन प्लेस। एंड अब दूसरी बात क्या करता है? कंट्रोल सिर्फ होने नहीं चाहिए, कंट्रोल्स चलने भी चाहिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आपको रिपोर्ट क्या करना है कि पहले आके चेक करना है कि पहले एडिक्वेट है या नहीं। अगर एडिक्वेट ही नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि मालूम है लूपहोल्स है बहुत सारे। एडिक्वेट ही नहीं है, सफिशिएंट ही नहीं है। बट अगर सफिशिएंट है, हमारे पास बहुत सारे कंट्रोल्स है, फिर आगे क्या देखने का भाई साहब? वो कंट्रोल्स आपके चलते भी है क्या नहीं है, बराबर के नहीं? एंड फिर आपको क्या देखना है? एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल्स। आई बात समझ में? बोलो बॉस, यस और नो? यस सर। तो ये आई वाला पॉइंट है। क्या कहता है? अब सिंपल है याद रखने के लिए, आई फॉर इंटरनल,
इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो उसमें अभी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के दो फीचर्स ध्यान में रखने हैं, एक तो वो एडिक्वेट होने चाहिए एंड दूसरा वो ऑपरेटिंग होना चाहिए। कीवर्ड्स ध्यान में रख रहे हैं आप लोग? यस सर, एकदम बढ़िया है। इसमें अभी है ना बहुत बढ़िया चीज है, क्या कहता है ये अमेंडमेंट्स जो है ना, बहुत मतलब ओरिजिनल एक्ट जब बना था ना, ओरिजिनल एक्ट में लिखा था इंटरनल कंट्रोल्स, फिर रिवाइज होके ये फाइनेंशियल वर्ड ऐड कर दिया गया, क्योंकि सीएस ने बवाल खड़ा कर दिया भाई। वो बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल के डेफिनेशन में कितने सारे कंट्रोल्स आते हैं भाई, तो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट एक तरफ रह जाएगा और हमको तो इंटरनल ऑडिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि सारे इंटरनल कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे। आई बात समझ में? दूसरा रीजन अभी आप समझिए, 144 में इंटरनल ऑडिट क्यों डिस्क्वालीफाइड है मालूम है आपको? पढ़ा था ना, बैड माफिया में आए इंटरनल ऑडिट। एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिट क्यों नहीं कर सकता मालूम है आपको? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर क्या चेक करता है? इंटरनल कंट्रोल्स, एंड इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल ऑडिट क्या करता है? ये कंट्रोल्स है। इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? ये कंट्रोल्स को चेक करता है। मतलब बट ये जो है ना, ये कंट्रोल का कंट्रोल है। बहुत भारी चीज बोली मैंने। इंटरनल ऑडिट क्या है? ये इस कंट्रोल का कंट्रोल है कि ये कंट्रोल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखने के लिए आपने और एक कंट्रोल लगाया, जो कंट्रोल क्या है? इंटरनल ऑडिट का। आई बात समझ में? तो सारे एक ही है। अब आप सोचिए, अगर इंटरनल ऑडिटर ही इंटरनल कंट्रोल्स को चेक कर रहा है और वही व्यक्ति स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, और उसी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को यहां पे रिपोर्ट करना है कि क्या आपके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सही से है या नहीं है, मतलब आप आपके खुद के काम के ऊपर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, इसीलिए इंटरनल ऑडिट डिस्क्वालीफाइड है अंडर 144। आई बात समझ में आपको? ये पूरा कनेक्टेड है भाई, ऐसा पढ़ते हैं ना, लिंकिंग कर करके मजा आता है, ठीक है ना? ओके, अब फिर पहले क्या हुआ? पहले सिर्फ इंटरनल कंट्रोल्स था, अमेंडमेंट आया, उसके अंदर एक वर्ड डाल दिया इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। बट फिर अब क्या बोला यार, ये छोटा ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा, बराबर के नहीं, तो वैसे ही व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज क्लोजली कनेक्टेड ना, बराबर के नहीं, इट ऑब्वियसली हैज अ गुड एंड साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। डोंट यू अग्री? अब एक सोचो ना बात को। अब जैसे एक लोकल आपका स्टेशनरी शॉप, छोटू सा विच इज क्या बोलते हैं, मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन, ओनर भी मैच, एम्प्लॉय भी मैच, होते हैं ऐसे स्मॉल शॉप्स। मैच परचेसिंग करता हूं, मैच दुकान पे रुकता हूं, मैच काम कर रहा हूं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तो अभी मैं अपने आप से चोरी करेगा क्या? या हार्डली एक एम्प्लॉय रखेगा साथ में, उसके ऊपर तो मेरा ध्यान रहेगा ना, जब भी दुकान खुली है उसके ऊपर ध्यान रहेगा ना। तो यहां पे कंट्रोल क्या रहेगा बताओ? बेस्ट है ना? बट अब यही आप एम्पलीफाई करिए और इमेजिन कीजिए एक सुपर स्टेशनरी शॉप जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, बराबर नहीं होते ना ऐसे बड़े बड़े स्टेशनरी शॉप्स। मतलब आपको पेंटिंग का मटेरियल चाहिए उधर, आर्ट एंड क्राफ्ट का चाहिए उधर, फिर आपको बैग्स, पेन, पेंसिल अलग, पेपर्स अलग अलग टाइप के इधर, रैपिंग पेपर इधर, ऐसा बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर अज्यूम कीजिए। अब वहां पे क्या होगा? हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक एक व्यक्ति होगा, 2-3 कैशियर होंगे, बहुत सारा क्राउड आएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा? डेलीगेशन बढ़ गया ना, हायरार्की बढ़ गया ना, तो क्या हो सकता है? कहीं ना कोई चोरी, कुछ गड़बड़ करने के चांसेस हो जाते हैं ना। तो यहां कहीं ना कहीं कंट्रोल क्या हो जाते हैं? गड़बड़ा जाते हैं। इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए कंपनीज एक्ट में क्या बोला भाई, अगर आपका धंधा छोटा है ना, तो हम समझते हैं ऐसे ही कि आप अच्छे कंट्रोल्स मेंटेन करते होंगे, धंधा छोटा है तो। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्टन प्राइवेट कंपनीज। तुम मत पड़ो इस झंझट में। तो आए वाला पॉइंट, आपको लॉजिक समझ में आ रहा ना? मैं हर एक चीज के पीछे आपको लॉजिक बता रहा हूं, नहीं तो मेरा काम बहुत आसान है सीधा बोल के कि देखो ये अपन ने पढ़ा, ये इनको एप्लीकेबल नहीं है। बट मैंने आपको डे 1 पे जो कमिटमेंट दिया था कि हर चीज के पीछे आपको व्हाई समझना बहुत जरूरी है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव ओवर हियर, ठीक है ना? सो वो क्या बोलता है यहां पे कि भाई हम मानते हैं कि छोटा धंधा है ना, तो इनमें कंट्रोल अच्छा ही होगा। आई बात समझ में आपको? तो तुम मत करो, रहने दो, हम मानते हैं, चलो तुम ऑडिटर्स रिलैक्स, डोंट डू इट। बड़ा धंधा है ना, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड अनलिस्टेड कोई भी हो, तो पब्लिक है भाई,
योर स्कोप ऑफ ऑपरेशंस इज ह्यूज। आई बात समझ में? तो भाई तेरे को करना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी तेरे को करना पड़ेगा। टाटा मोटर्स कैसी कंपनी है बेटे? पब्लिक कंपनी है ना? अरे बोलो लिस्टेड तो है, मतलब पब्लिक है ना, तो इसको एप्लीकेबल होगा नहीं होगा? बोलेगा वो। विथ रिस्पेक्ट टू एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स with reference to financial statements of the company and its joint operations which companies are incorporated, the operating effectiveness of such controls refer to a separate report in annexure B। घर जाके जाओ ना, देखो ना इसको, ये रिपोर्ट डाउनलोड करने का, जाने का इंटरेस्ट मैं आपको अभी फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, ये सोचने के लिए आपको मजबूर कर रहा हूं कि ऐसे क्या कंट्रोल्स के बारे में अब इन्होंने किया है रिपोर्ट। सर बताओ ना सर, तो जाके घर जाके एनेक्शर बी खोलने का, देखने का क्या क्या कंट्रोल्स, क्या फाइनेंस, इसी से तो आपको एग्जांपल्स मिलेंगे ना। समझ रहे मेरी बात को कि ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में क्या क्या फाइनेंशियल कंट्रोल्स होंगे, उनके इफेक्टिवनेस के ऊपर उन्होंने कैसे रिपोर्ट किया है, ये यहां से मिलेगा भाई। समझा नहीं समझा? ऑडिट रिपोर्ट के जब एंड हो जाएगा ना आपका, बताता हूं आपको, ऑडिट रिपोर्ट जब एंड होता है तो ऐसा आपको एनेक्शर ए मिलता है। सर चल लो ना थोड़ा सा आगे, और चल लो सर, ठीक है। तो ये आया आपका एनेक्शर बी, बराबर के नहीं? तो अब इन्होंने यहां पे देखो मीनिंग ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होता है। सो आपको दिखेगा यहां पे दिस पर्टेन्स टू, में किधर है देखो, इधर है, दिख रहा है आपको? सो इट पर्टेन्स टू व्हाट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस, दिख रहा है क्या आपको? तो जो मैंने बोला ना आपको कि जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो कंट्रोल्स की बात हो रही। आपको अभी देखने के लिए वो कितना छोटा लगा ना सर, इतने से पॉइंट के ऊपर रिपोर्ट करना है। आपको ऐसा लगा ना कि सर बहुत ही वाहियात चीज है सर, इतना सा तो रिपोर्टिंग करना है। एक्चुअल में अगर देखोगे पब्लिक कंपनी में तो कितना क्वांटम है रिपोर्ट करने का, भयंकर, मतलब एनेक्शर बना दिया उसका साक्षात, दिख रहा है आपको? सो ये चीजें मैं आपको डे वन से बोलते आ रहा हूं, मेक अ हैबिट टू रीड दिस एनुअल रिपोर्ट्स। दिस विल इंक्रीज योर वोकैबुलरी, योर नॉलेज, your power to give good interviews when you are going to for interviews in big fours, बराबर के नहीं? पता चलेगा आपको, पूछेंगे वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स में क्या क्या रिपोर्टिंग करेंगे। आप क्या बोलेंगे, हमारे सर ने तो हमको बस एक लाइन पढ़ के खत्म कर दिया। ऑब्वियसली सिलेबस में उतना है, मैं उतना ही करूंगा ना, ये एक्स्ट्रा काम आपने करना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? सो इसमें वो लोग बोलते हैं कि दिस पर्टेन्स टू व्हाट, रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस, then regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use or disposition of company's assets। तो ये हमारे कंट्रोल से, इसका मीनिंग ये है। फिर इसमें वो बोलता है कि हमारा, इन्होंने ओपिनियन दिया है कि एडिक्वेट है या नहीं है, बराबर। फिर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से लेके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ये पूरा इसके अंदर रिपोर्टिंग होता है। सही है ना? ऐसा एनेक्शर बी बनाया उन्होंने, क्लियर एकदम? सो ऐसे उस कंपनी को बेटा यहां पे रिपोर्ट करना है। बट फिर से कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये किसे एप्लीकेबल नहीं है? प्राइवेट कंपनीज को। बट अगर आप फोकस करोगे तो आप समझिए सर, जो सिंगल या मतलब ऐसे प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो सर सारे प्राइवेट कंपनीज छोटे होंगे थोड़ी है ऐसा। अब ये भी तो बात सही है, सर सारे प्राइवेट कंपनीज छोटे होंगे ऐसा थोड़ी है। सर कितने प्राइवेट कंपनीज है जो बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे सर बिजनेस कर रहे हैं? अरे बोलो यस और नो? यस। तो यहां पे आपको दिखेगा कि यहां पे क्या लिखा है, ये सिर्फ किसे एप्लीकेबल नहीं है? टू सर्टेन प्राइवेट कंपनीज एंड नॉट टू ऑल द प्राइवेट कंपनीज। स्टेप बाय स्टेप चलना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, क्लियर एकदम बात? ये बोलना पड़ेगा बच्चों। यस सर। तो किसे किसे, कौन सी प्राइवेट कंपनीज को छुटकारा दिया गया है? नंबर 1% कंपनी, आप समझते हैं छोटी है तो इसको एग्जेम्प्ट है। उसके बाद स्मॉल कंपनी, नाम से ही समझ में आता है सर छोटी कंपनी बेचारी, आई बात समझ में? तो जो मैंने आपको हिंट दिया तो वो कैसे याद हो जाएगा किसे एग्जेम्प्टेड है? छोटे लोगों को ना, क्लोजली हेल्ड है ना, तो इसके लिए कौन सी है? 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। अब बात करते हैं कंपनी विच हैज अ टर्नओवर less than rupees 50 crores as per the latest audited financial statements, or which has aggregate borrowings from banks or financial institutions or any body corporate at any time, any point of time during the financial year less than 25 crores।
अभी क्या कहता है प्रोविजन? बहुत बढ़िया चीज है। आपको एग्जेम्पशन कब मिलेगा? ध्यान से देखना। टर्नओवर लेस देन 50 crores और बोरोइंग्स लेस देन 25 crores। मतलब इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, इनमें से अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। आज तक हम लोग क्या पढ़ते थे सर? मोस्टली व्हाट प्रोविजंस यू स्टडीड, आपने पढ़ा था दोनों अगर सेटिस्फाई होंगे तो एग्जेम्पशन मिलेगा, कोई एक अगर ब्रीच हो गया तो एप्लीकेबल होगा, ऐसा पढ़ते थे ना। इसमें क्या पढ़ रहे अपन? अगर मान लो आपका टर्नओवर 60 करोड़ है बट आपका बोरोइंग्स 25 करोड़ से कम है, क्या हो जाएगा? आपको रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग है, हटके है, नॉर्मल इसमें नहीं है। बेटा 1% कंपनी को स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड है, स्मॉल कंपनी को स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड है और उनका इससे नीचे ही होता है। उसके अलावा अगर देखो कंपनीज डिफाइंड होती है 1%, अगर तेरा स्टेटस 1% है तो तेरा इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर या बोरोइंग्स तू 1% है। आई बात समझ में? तू स्मॉल कंपनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस तू स्मॉल कंपनी है ना, खत्म। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन भी है ना दादा, सही है एकदम। तो अदर देन 1%, अदर देन स्मॉल क्या बोलता है? टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। रिमेंबर टर्नओवर हायर साइड पे पकड़ने का, बोरोइंग्स उसका हाफ कर दो 25 करोड़, ठीक है, एकदम सही है, यस। अब इन्होंने बोला है लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना, लिखा है ना ऐसे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, दिस इज, ये जो है फाइनेंशियल ईयर 1 और ये है फाइनेंशियल ईयर 2। अपन ऑडिट कर रहे हैं अभी फाइनेंशियल ईयर 2 का, और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आईएफसी के ऊपर रिपोर्टिंग करना है या नहीं करना है फाइनेंशियल ईयर 2 के लिए। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल ईयर 2 का ऑडिट कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2 के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्टिंग करना या नहीं करना, इसके लिए हमें दो बातें देखनी है, एक टर्नओवर और दूसरा है बोरोइंग्स। तो वो कौन से साल का देखे, फाइनेंशियल ईयर 1 या फाइनेंशियल ईयर 2? 1 या 2 कॉन्फिडेंस के साथ चलिए बोलिए, लाइव स्ट्रीम वालों आप भी बोलो, कम ऑन। फाइनेंशियल ईयर 1 या फाइनेंशियल ईयर 2? लाइव स्ट्रीमिंग वाले भी बोल रहे हैं सर फाइनेंशियल ईयर 1। सही है ना एकदम, क्योंकि वर्ड क्या बोला है वहां पे? लेटेस्ट। सो रिमेंबर, इसके लिए आपको देखना है कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर 1 नहीं 2। मेरे को बोलने दो अभी, मेरे को मालूम है कहां गड़बड़ होगी कहां नहीं होगी, इसीलिए बोलना बहुत जरूरी है। मजा आ गया ना सर? ये तो गलत हो गया। अब देखो बात समझो, ये अगर डिस्कशन नहीं करते सीधा पढ़ लेता लेटेस्ट, यू गाइज वुड हैव आल्सो नॉट बॉदर्ड टू आस्क सर लेटेस्ट मतलब क्या। वो मेरे को, मेरा फर्ज बनता है कि आपको ये एक एक चीज, एंड मैं आपको सिखा रहा हूं कि कोई भी चीज आप जब पढ़ोगे, नॉट नाउ बट ऑल्सो इन लेटर फॉर योर एनी अदर एग्जाम्स, इतना बारीकी से पढ़ना जरूरी है। अब लेटेस्ट, अब मुझे एक बात बताओ मैं ऑडिट रिपोर्ट बना रहा ना अभी, तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 2 के अकाउंट्स ऑडिट हो गए हैं या नहीं हो गए? हो गए हैं ना, हो गए हैं। बस अभी क्या बना रहा हूं मैं? रिपोर्ट बना रहा हूं ना, सो ऑडिटेड है। एंड वर्ड क्या बोला है? लेटेस्ट एंड नॉट लास्ट नॉर प्रीवियस। क्या बोला है? लेटेस्ट, अभी का, ताजा ताजा। आई बात समझ में आपको?
तो इसीलिए कब का देखना है आपको? फाइनेंशियल ईयर 2 का देखना है. रिमेंबर, इट इज व्हाट द लेटेस्ट एंड नॉट द लास्ट नॉर प्रीवियस, लेटेस्ट. क्योंकि भाई ऑडिट हो चुका है, होने के बाद अपने को रिपोर्टिंग करना है. तो तेरे पास अभी इस साल के है ना, इस साल अगर तेरा कंट्रोल, अगर इस साल का तेरे क्वांटम क्या ज्यादा दिख रहा है तेरे को, तो हमें जानने में क्या एक्साइटेड है कि इस साल के कंट्रोल्स ना, तो इस साल के लेटेस्ट फिगर्स देखना है. अंडरस्टूड? यस यस, मजा आ गया. फिर उसके बाद एग्रीगेट बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. उधर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. ये इससे भी आपको क्लिक हो जाना चाहिए था कि कल सर फाइनेंशियल ईयर 2 का ही देखना है. क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं ना कि एक फिगर आप पिछले साल का देखो और एक फिगर आप करंट ईयर का देखो, ऐसा तो नहीं होगा ना. कम से कम इससे तो आइडिया आ जानी चाहिए थी आपको. क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ के आए भाई, सब मेरे को इंटरप्रेट कराना पड़ रहा है. सो इससे समझ में आना चाहिए था. बट अब पॉइंट क्या है वहां पे? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब साल भर में आप समझिए वो 25 करोड़ टच भी करके आया ना, और एट द एंड ऑफ द ईयर 0 भी है, तो भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. साल भर थ्रू आउट द ईयर वो क्या होना चाहिए? 25 CR से नीचे ही होना चाहिए एट एनी पॉइंट. ऋषभ पूछ रहा है, सर सुनो ना, सुबह को 26 CR था, शाम तक सर 2 करोड़ रिपे कर दिया मैंने डे एंड पे. सर आप तो ईयर एंड की बात कर रहे हैं. सर मैं किसकी बात कर रहा हूं? डे एंड पे. डे एंड पे 24 CR हो गया. सर आप बोलो. नहीं चलेगा. क्या एट एनी पॉइंट लिखा है, एट एनी डे लिखा नहीं है, या एंड ऑफ द डे या ऐसा कुछ भी नहीं. एट एनी पॉइंट. बेटे 1 सेकंड के लिए भी गया ना, समझा नहीं समझा? वो इंपॉर्टेंट है. क्लियर एकदम? एज एन ऑडिटर आपको ये चीजें चेक करनी है. तो आपको एनालिसिस जब करते हो ना, तो आपने सिर्फ है ना डेली बोरोइंग्स का, डे एंड का बैलेंसेस नहीं देखना जब ऑडिट करने जाओगे. एट एनी पॉइंट के लिए आपको सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी. समझ रहे बात को? हाँ, अरे करना पड़ता है. दिस इज व्हाट द ऑडिटर्स डू. आई बात समझ में? देयरफॉर व्हाट आई हैव रिटन इन द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक, इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट वी ऑडिट. सिर्फ भगवान पे भरोसा है, बाकी सारी चीजें हम लोग एज एन ऑडिटर्स क्या करते हैं? सब ऑडिट करके निकालते हैं. आई बात समझ में आपको? इसमें नहीं लिखा होगा, फर्स्ट मॉड्यूल लिखा है क्या? लिखा है ना? हाँ, फिर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट. आई बात समझ में? वो यूएस बिल्स के ऊपर, यूएस डॉलर के ऊपर लिखा हुआ रहता है, इन गॉड वी ट्रस्ट. बाकी अपन ने जोड़ दिया, रेस्ट वी ऑडिट. आई बात समझ में आपको? यस. तो समझ में आया आपको? बोलना पड़ेगा. सो कौन से, अभी अपन किधर है मालूम है क्या आपको? बोलो मत इधर है. किधर है अपन? अपन बात कर रहे हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, मतलब 143(3), जिसमें ड्यूटी टू रिपोर्ट, जिसमें का आय वाला पॉइंट जो बात करता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्ट कर. बट वो बोलता है सर्टन प्राइवेट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है. कौन से वो सर्टन प्राइवेट कंपनीज है? 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़ और बोरोइंग्स इज लेस देन 25 करोड़. आई बात समझ में? नाउ इन्हें एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बट इनके ऊपर रिपोर्टिंग करना पड़ेगा अगर दे डू नॉट कंप्लाई विथ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 137 और 92. सेम व्हाट वी स्टडीड इन सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स. अरे बोला भाई, उसमें भी क्या बोला था? इनको एग्जेम्पशन है कि सीलिंग में काउंट नहीं होंगे, बट अगर ये कंप्लाई नहीं किया तो ऐड कर देंगे. वैसे ही इनको एग्जेम्पशन है आईएफसी के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं करने का, बट अगर ये 2 सेक्शंस को कंप्लाई नहीं किया तो आपको इसके ऊपर रिपोर्टिंग करना पड़ेगा. क्लियर एकदम? बोलो हाँ या ना? यस सर. वेरी गुड. आगे बढ़ सकते हैं. लास्ट पॉइंट, सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. ये जो अभी आपका एग्जाम हुआ ना, कौन सा? दिसंबर 21. दिसंबर 21 में ये अब भी सवाल आया था.
कि 143(3) में अदर मैटर्स कौन से रिपोर्ट करने हैं। 5 नंबर के लिए 3 पॉइंट पूछे थे। आई बात समझ में? बच्चा क्या होता है ना, सच एनी अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, छोड़ना कहां पड़ता है उसको, सही है ना। इंस्टीट्यूट बोलते हैं वाह बेटे आजा, अदर मैटर्स में पूछता है तेरे को, 5 मार्क्स। आई बात समझ में? स्ट्रेट वे क्वेश्चन, December 21 एग्जाम। सो क्या कहता है, सिंपल है पॉइंट्स। डिस्क्लोज द इंपैक्ट ऑफ एनी पेंडिंग लिटिगेशन ऑन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी के अगर कोई क्या है, पेंडिंग लिटिगेशन है, कोई केस बाकी है, बराबर के नहीं, कोई अभी बता सकते हैं क्या कि कोई केस किसी कंपनी के ऊपर, जैसे कि एक वो केस चल रहा था, मतलब पुराना है वो अपना सैमसंग वर्सेस ये अपना एप्पल, डिजाइन पेटेंट का सैमसंग ने चुराया था, ये इनके केस चलते रहते, मालूम है क्या आपको? किसी कंट्री में सैमसंग एप्पल पे केस ठोक रहा है, वही किसी दूसरी कंट्री में एप्पल सैमसंग पे केस ठोक रहा है, ऐसे इनके बहुत सारे केस चलते हैं। वो याद है ना, एक सेटलमेंट भी किया था सैमसंग ने, कॉइन्स में सेंट्स में पैसा दिया था उनको, ट्रक भर के सेंट लेके आए थे, बोले आप गिनो, इतना $1 मिलियन का सेटलमेंट है ना, $1 मिलियन के मतलब सेंट्स लेके आए, चिल्लर ले, ऐसा पैसा है, ऐसा सेटलमेंट किया था। फिर अभी वो अमेजोन और इसका चालू है, फ्यूचर ग्रुप का, कि वो उसमें स्टेक ले सकते नहीं ले सकते, रिलायंस बोल रहा है मेरे को चाहिए, पहले तुम आपस में निपटा लो। तो ऐसे कोई लिटिगेशंस जिसके वजह से आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट आ सकता है, वैसे ऐसे बहुत सारे आप अगर ना सर्च करोगे ना, तो ऐसे बहुत सारे बिजार केसेस भी आपको मिलेंगे कंपनी के ऊपर ठोके हुए, और जिसमें कंपनी हारी है। एक आपको बताता हूं, एक बहुत ही भारी केस था, एक्स कंपनी, मालूम है आपको, परफ्यूम। वो ऐड क्या करती थी, लगाया परफ्यूम और फिर छोरिया बाजू में आ रही है, बराबर के नहीं। अब एक कोई होगा फॉरएवर अलोन, है ना, सिंगल, है ना, हक से सिंगल कोई, उसने देखा ऐड, इंप्रेस हो गया भाई कि परफ्यूम लगाने से छोरिया आती, तो उसने एक्स का डीओ खरीदा, लगाया, उसने खड़ा रहा, कोई आया नहीं। एक्स कंपनी पे उसने केस ठोका, बोले कि इन्होंने ऐसा मार्केटिंग किया, एडवर्टीजमेंट किया इन्होंने, मतलब इन्होंने ये कमिटमेंट दिया था ना, लड़कियां आएंगी चिपकेंगी, एक भी नहीं आई कोई भी, उल्टा दूर भाग के गई, बराबर। वो जीता वो केस। आई बात समझ में? अरे बहुत बहुत बिजार केसेस है ऐसे, तुम कर लो। अब उसके बाद दूसरा एक केस, एक मतलब ऐसे वो केस चालू था, बट ऑब्वियसली फिर वो अगेंस्ट रूल हो गया। एक गूगल मैप्स पे एक ने केस ठोका, बोले मैं गूगल मैप्स कभी कभी एडे से किधर भी भेजता तुमको, कभी मेन गेट पे छोड़ के पीछे के गेट पे छोड़ेगा आपको, बराबर, कहीं छोड़ेगा। तो एक वो दीदी क्या चल रही थी अपना गूगल मैप से, बराबर, और ऐसे चलते चलते दीदी हाईवे पे चली गई, मतलब अपने इधर नहीं, यूएस का केस है वो, तो उधर कैसे वो ऐसे वॉकिंग ओवर ब्रिज या ऐसे पेडिस्ट्रियन से रास्ते पे नहीं चल सकते अपने जैसे, ए रुक मैं जा रहा, उधर ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ, वो अपना मैप्स में देखते देखते वो रास्ते पे आ गई, वो उसको गाड़ी ने उड़ा दिया, उसने केस किया गूगल पे, बोले कि तुमने गलत रास्ता दिखाया, ठीक है, उसका अगेंस्ट वो केस नहीं हुआ, क्योंकि जज ने बोला तेरा दिमाग नहीं देखा तो आजू बाजू नहीं देख सकती थी क्या, तो ठीक है। फिर एक तीसरा और एक केस था, मैकडॉनल्ड्स पे हुआ था, इंडिया में हुआ वो इंडिया में या बाहर कहीं कहीं तो भी हुआ, गरम गरम कॉफी दे दिया उसको, बराबर के नहीं, तो गरम कॉफी उसके हाथ से गिरी, वो दीदी के हाथ से गिरी, बराबर, उसके पांव पे गिरी, छाले आ गए, केस ठोका, वो जीती वो केस। क्योंकि आपको अगर हॉट कॉफी सर्व करना है ना, तो एक प्रिस्क्राइब टेम्परेचर होता है, ड्रिंकेबल कॉफी इतना टेम्परेचर में आपने सर्व करना है, वो उससे कहीं ज्यादा हॉट थी, वो छोरी नहीं रहे कॉफी, बच्चा लगे जा रहे हो सर फोटो दिखाओ। अभी भी एक केस कुछ तो भी चालू है ऐसा, नहीं अभी एक कुछ तो मेरे को ध्यान में आ गया था, वो भूल गया वो एकदम। तो ऐसे बहुत सारे जो है ना ऐसे केसेस चलते रहते हैं ऐसे, है ना। तो आप समझिए, तो पेंडिंग लिटिगेशन, चलो कमिंग बैक टू ईयर, नहीं तो आप वो भूल जाओगे। सो ऐसे पेंडिंग लिटिगेशंस जो है ना, आई बात समझ में, तो वो कुछ ऐसा उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट वगैरह है या नहीं है, वो आपको बताना है, राइट, यस। उसके बाद वेदर कंपनी हैज मेड एनी प्रोविजन
as required under any law or accounting standards for material foreseeable losses if any on long term contracts including derivative contracts. आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में इस ट्रांजैक्शन से, इस कॉन्ट्रैक्ट से अपने को लॉस होने वाला है. आई बात समझ में? एंड इट कैन इंक्लूड ऑल्सो व्हाट द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स. आपको पता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लोग ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड करके रखते हैं, बट अब जब मार्केट गिरा ही नहीं तो उनका वो कॉल पुट, अभी आप सीखोगे एफएम में, तो उसमें अगर आपको वो डेरिवेटिव बोलो या कोई भी आपने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसमें आपको दिख रहा है कि आपको लॉसेस है, कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बट नाउ इट इज रिजल्टिंग इनटू लॉसेस, तो भाई क्या हो जाएगा, आपको लॉस का दिखाना पड़ेगा. मतलब ये अपन क्या कहते हैं ना, कंटिंजेंट चीजें दिखानी पड़ती है वो. एंड लास्ट में whether there is delay in transferring amounts to IEPF, Investor Education and Protection Fund. आपको याद है ना, जब अनक्लेम डिविडेंड होता है, बराबर के नहीं, तो वो जाता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में. वहां पे वो पैसा रहता है किधर, 7 साल तक. 7 साल से फिर उसके बाद वो पैसा कहां ट्रांसफर होता है, IEPF, along with the shares and the amount that money is transferred to IEPF. तो अगर वो ट्रांसफर करने में कहीं अगर आपका डिले हो चुका है तो क्या हो जाएगा, आपको वो रिपोर्ट करना है. इसमें और एक पॉइंट था बट अब वो हट चुका है क्योंकि वो लॉजिकली टेक्निकली अभी एप्लीकेबल नहीं है. जब मोदी जी ने बोला था, याद है मित्रों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 की नोट्स डिमोनेटाइज कर दी जाएगी, बराबर के नहीं, तो कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ और इसके अंदर एक ड्यूटी लगाई गई कि जितना अमाउंट उस कंपनी ने बैंक में जमा किया है, क्या सही में उतना कैश उनके पास था ना, वो आपको रिपोर्ट करना है. आई बात समझ में? बट अब ऑब्वियसली इट्स लॉन्ग गॉन, द स्टोरी इज ओवर, तो वो पॉइंट अभी नहीं है. तो ऐसे वो अदर मैटर्स में 3 बातें आती है. कौन सी है दोस्तों? एक तो पेंडिंग लिटिगेशंस, दूसरा मटेरियल फोरसीएबल लॉसेस, एंड लास्ट में बोलो ट्रांसफरिंग टू IEPF. बीच में वो आपको वो पता है क्या कि बहुत सारे कंपनीज के लोगों के ऊपर भी केसेस कर रहे थे लोग. मिंत्रा का लोगो इट इज ऑफेंसिव एंड ऐसा बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब कुछ भी ऐसे केस ठोकते थे ऐसे, बराबर के. तो ऐसा वो पेंडिंग लिटिगेशंस ऐसे. सही एकदम. तो ये हो गया दोस्तों अपना कौन सा 143 सबसेक्शन 3. कॉन्फिडेंस है यहां पे आपको? एक बार पूरा अच्छे से उसको रीड कर लेना, क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, समझना उसको, फिर आगे बढ़ता है. इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या आपको ऑडिट? क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है ना आपके लिए. चलिए, शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर. अब एक आगे और एक ड्यूटी है, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स, जो है सेक्शन 143 सबसेक्शन 12. ये आपको मॉड्यूल 1 में एक फ्रॉड का चैप्टर है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, बराबर. उसमें भी अपना एक दिन जाएगा, वो पढ़ेंगे अपन तभी. अब आगे बढ़ता है 6th वाला, मार्क करे इसको इंपॉर्टेंट. सर इतू सा तो है, हाँ
इंपॉर्टेंट है। ये है सेक्शन नंबर 143(11). कौन सा ये? 143(11). चलिए आइए समझते हैं। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हेडिंग क्या है? एज एन ऑडिटर वी आर सपोज टू रिपोर्ट ऑन एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय हूं? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। क्या कहता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट में in consultation with National Financial Reporting Authority (NAFRA) by general or special order direct in respect of such class or description of companies as may be specified in the order, that the auditor's report shall also include statement on such matters as may be specified therein. पल्ले पड़ा कुछ? नहीं पड़ा। यही तो मजा है। ऐसा नहीं समझ में आता है ना आप लोगों को फर्स्ट टाइम रीड करके, मेरे को बहुत खुशी होती है। पूछो क्यों? तब तुम इज्जत देते हो। हाँ कि आप भाई सुनना पड़ेगा, ये पढ़ा समझ में नहीं आया यार, अब फिर इज्जत देगा। नहीं तो हाँ समझ में आ गया, छोड़ रहे, फालतू बड़बड़ करेगा अभी। अभी ध्यान से सुनना। अब बात हो रही है किसकी? सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11 टू रिपोर्ट ऑन मैटर्स स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या होता है? ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। वो क्या बोलता है उस सेक्शन के अंदर और इस सेक्शन के तहत? केंद्रीय सरकार को इस सेक्शन के तहत एक पावर मिलता है। क्या मिलता है? पावर। पावर क्या मिलता है? एक ऑर्डर देने का। लिखा है ना ऐसे, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। तो केंद्रीय सरकार को एक ऑर्डर मिलता है, सॉरी एक पावर मिलता है। क्या इशू करने का? एक ऑर्डर। अब उन्होंने वो ऑर्डर कौन सा दिया? उस ऑर्डर का नाम है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स दिए हुए। अभी ये लेटेस्ट ताजा वो है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, जिसे ही प्यार से हम बुलाते हैं एज व्हाट? कारो 2020। सुना होगा ना आपने बहुत सी बार, कारो। अब क्या है ये? आइए देखते हैं। तो केंद्रीय सरकार को एक अधिकार मिलता है, बहुत ही भारी डिस्कशन है ये। केंद्रीय सरकार को एक अधिकार मिलता है सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11 के तहत कि हम एक ऑर्डर देंगे। वो ऑर्डर दिया भी उन्होंने। उस ऑर्डर का नाम है कारो 2020। इस ऑर्डर के अंदर क्या होगा आप समझिए बात को। इस ऑर्डर के अंदर क्या होगा? इस ऑर्डर के अंदर वो बोलेंगे, इस ऑर्डर के अंदर वो बोलेंगे कि ये किसे किसे एप्लीकेबल है करके। आई बात समझ में आपको? ये क्या बोलेंगे? ये किसे किसे एप्लीकेबल है। आई बात समझ में? लिखा है ना यहां पे, क्या लिखा है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विथ नफरा बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट इन सच क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर। मतलब ऑर्डर में क्या लिखेंगे ये लोग कि ये जो ऑर्डर में दे रहा ना,
ये किसे किसे एप्लीकेबल होगा, कौन सी क्लास, कौन से डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज को ये एप्लीकेबल होगा, वो भी उसी ऑर्डर में लिखा हुआ होगा। आई बात समझ में? तो इस ऑर्डर का पहला हिस्सा क्या होगा कि ये किसे किसे एप्लीकेबल होगा। किसे मतलब कौन से कंपनी को ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। आई बात समझ में आपको? यस। फिर जब ये ऑर्डर एप्लीकेबल हो जाता है ना आपको, जब ये ऑर्डर आपकी कंपनी को एप्लीकेबल होता है, तो जिस कंपनी को ये एप्लीकेबल है, जिस कंपनी को ये ऑर्डर एप्लीकेबल है, उस कंपनी का ऑडिटर, उस कंपनी का ऑडिटर, उसके ऊपर ड्यूटी आ जाती है। क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। आई बात समझ में? ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा कंपनी को कि अगर कंपनी वो क्लास या वो डिस्क्रिप्शन में अगर फिट हो जाती है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर कंपनी वो क्लास या वो डिस्क्रिप्शन में फिट हो जाती है, तो उस कंपनी के ऑडिटर ने क्या करना है? उसने अपने ऑडिट रिपोर्ट में, उसने क्या करना है? उस ऑडिटर ने, उस कंपनी के ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, बराबर के नहीं, क्या करना है? कुछ मैटर्स के ऊपर रिपोर्ट करना है। क्या करना है? कुछ मैटर्स के ऊपर रिपोर्ट करना है। फिर आप ये पूछेंगे, सर कौन से मैटर, मैटर कहां है? तो ये जो मैटर है, ये मैटर भी किधर मिलेगा आपको? ये मैटर भी आपको इसी ऑर्डर में मिलेंगे। आगे लिखा है देखो, ऑन द मैटर्स एज स्पेसिफाइड देयर इन। आई बात समझ में आपको? क्लियर एकदम बात? सो ये जो है ना, इस 143(11) के तहत कारो 2020 का जन्म हुआ और ये उसका थीम है। क्या होता है ना, बहुत सी बार आप सिर्फ सुनते हो, समझते हो, अरे कारो, कारो पढ़ना है, कारो इज एप्लीकेबल और नॉट, विच कारो, व्हाट कारो, काय का कारो, फिर नुस्ता रो, तो समझ में नहीं आता भाई ये है क्या चीज। तो इसमें आप समझिए, गवर्नमेंट एक ऑर्डर देता है, उस ऑर्डर में लिखा होगा कि ये क्लास ऑफ कंपनीज को, अब तुम लोग सब कंपनीज हो, इनमें से कोई स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनीज को बोलेगा ये ऑर्डर तुमको एप्लीकेबल है। अब तुमको एप्लीकेबल है मतलब क्या करना है? कंपनी को कुछ नहीं करना है, उस कंपनी के ऑडिटर का हेडेक बढ़ गया। उसको क्या करना है? अच्छा यार, मैं जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं उसको कारो एप्लीकेबल हो गया है, तो अब मुझे वो कारो लेने का है और उसके अंदर क्या क्या मैटर दिए गए ना, उस मैटर के ऊपर मुझे इंक्वायरी करने का है और रिपोर्ट करने का है। ऐसे कितने मैटर है? 21। ऐसे मैटर की लिस्ट है ना, 20-21 मैटर है उसके अंदर। अगर आप बुक के एंड में जाओगे, बुक के एंड में मतलब इस चैप्टर के एंड में, सॉरी, ना 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 ना, है ना, मिला गया आपको हेडिंग नंबर 14, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। दिखा क्या आपका? पेज नंबर 26 है ना, पेज नंबर है ना 10.25। मैं ऊपर देख के बोला, पेज नंबर 10.25 मिला गया आपको? यह है। तो इसमें आप हेडिंग्स देखो क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेबिलिटी, किसे एप्लीकेबल है, बराबर। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है यहां पे सेकंड हेडिंग, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड। यही तो मैटर है ना, अरे यही तो बात है ना, एक एप्लीकेबिलिटी और जिन्हें एप्लीकेबल है उन्हें क्या क्या रिपोर्ट करना है। और अब देखो कितने पॉइंट्स है उसके अंदर, 21 होंगे आई गेस। इसके पहले था कारो 2016, उसमें थे 16 बातें रिपोर्ट करने की। अब आ गया 2020, बट ये नोटिफाई हुआ, बट इसका एप्लीकेबल डिले करते गए, फाइनेंशियल ईयर्स डिले करते गए बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऐसा, इसका भी एप्लीकेबिलिटी डिफर करते गए। तो टेक्निकली दिसंबर 21 के लिए मई
दिसंबर 21 के अटेंड के लिए, कारो 2020 था, बट फिर इंस्टीट्यूट ने लास्ट मिनट बोल दिया 16 ही पढ़ो क्योंकि उसका एप्लीकेबिलिटी डिफर हो गया है। आई बात समझ में? अभी तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप एग्जाम दोगे ना मई, उसके लिए तो कारो 2020 रिपोर्टिंग करना है, तो मतलब आपको भी एप्लीकेबल होगा, सब्जेक्ट टू व्हाट, द नोटिफिकेशन बाय आईसीआई, या 2020 को डेफर करे तो फिर 16 पढ़ना पड़ेगा, फिर 16, फिर मैं उसका लेक्चर आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी मिलेगा, फिर उसको देखना आपने। तो आपको दोनों, मैं क्लास में तो 2020 पढ़ाऊंगा बराबर, क्योंकि ये लेटेस्ट है, प्रैक्टिकली वही काम में आएगा, है ना, और दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, ऐसा कुछ फर्क नहीं है दोनों में, सिर्फ एडिशन ऑफ पॉइंट्स है। क्लियर है एकदम? यस। तो किसे किसे एप्लीकेबल है, 2 मिनट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है, कारो इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी। लो कम ऑन यार, क्या बोल दिया, एवरी कंपनी, खत्म ही हो गई बात। वो बोलता है इंक्लूडिंग व्हाट, विदेशी कंपनी भी ले लो इसके अंदर। सो क्या बोल रहे, कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग व्हाट, फॉरेन कंपनी। आपको पता है ऐसे इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी क्यों मेंशन करते हैं, ऐसे मालूम है? नहीं सर, ऐसे लिखा लिखा होगा, हम थोड़ी पूछेंगे ऐसे। जब भी अपन बात करते हैं कंपनीज एक्ट की, तो कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू इंडियन कंपनीज। आई बात समझ में आपको? अगर कोई चीज आपको फॉरेन कंपनी को भी एप्लीकेबल करवानी है, तो आपको वहां पे लिखना पड़ता है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। क्या होता है, कोई कोई बच्चों को पता नहीं होता है, पता होता है बट ध्यान में नहीं आता है, तो मेरा फर्ज बनता है कि ये चीजें आपके साथ एक बार हो जाए डिस्कशन, है ना। सो इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग व्हाट, फॉरेन कंपनी। शानदार। बट फिर उसके आगे क्या बोला उन्होंने, एक्सेप्ट मतलब इन्होंने नेगेटिव लिस्ट दिया है। इन्होंने बोला भाई इनको छोड़ के बाकी सबको एप्लीकेबल है। क्या बोला उन्होंने, ये जो नीचे जो दिए गए ना, कितने कंपनीज है, 6 कंपनीज है, उन 6 कंपनीज को छोड़ के बाकी जो भी कंपनी होगी उस कंपनी को क्या होगा, कारो एप्लीकेबल होगा। मैंने एक बहुत ही बढ़िया मेमोरी टेक्निक बनाया है। 1 person got his Samsung S8 insured from a private bank। क्या बोला, 1 person got his Samsung S8 insured from a private bank। so 1 person मतलब कौन, 1 person कंपनी। गॉट इज सैमसंग, सैमसंग एक कंपनी है ना, सैमसंग एक कंपनी है, तो सैमसंग इज अ स्मॉल कंपनी। गॉट इज S8 सेक्शन 8 कंपनी। इंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड बैंक मतलब बैंकिंग कंपनी। इजी है ना एकदम। 1 person गॉट हिज सैमसंग S8 इंश्योर्ड फ्रॉम अ प्राइवेट बैंक। काफी आसान है, बोलो वापस एक बार। 1 person गॉट हिज सैमसंग S8 इंश्योर्ड फ्रॉम अ प्राइवेट बैंक। आई बात समझ में? सो 1 person कंपनी गॉट हिज सैमसंग स्मॉल कंपनी S8 इंश्योर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड बैंकिंग कंपनी। कल मिलेंगे, और कल ये मतलब ऐसे इतना से भी एक्सेप्शन है, खत्म हो गया ऐसा नहीं है। इसके ऊपर केस स्टडीज, चर्चा विमर्श, डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। और शायद ही मतलब कल का लेक्चर मेरा ये जो है ना, सिर्फ इतना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिख रहा है क्या आपको, उसके ऊपर ही 1-1.5 घंटा मेरा जाएगा। सिर्फ प्राइवेट कंपनी का जो ये 3 पॉइंट है ना नीचे का, उसके ऊपर ही मेरा 1-1.5 घंटा जाएगा कल का। समझ लेना, इतना मस्त डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। इंस्टीट्यूट का इसके ऊपर आपको पता है ना, गाइडेंस नोट्स आते हैं, कारो के ऊपर भी गाइडेंस नोट्स आते हैं। इससे कारो 2020 500-700 पेजेस का गाइडेंस नोट है कारो 2020 के ऊपर। आपको गाइडेंस नोट पढ़ना नहीं है ना कुछ ऐसा, भले ही आपको भी कुछ प्रोनाउंसमेंट्स वगैरह कुछ मटेरियल देते हैं, इतना ठीक है, इतना पढ़ लिया बहुत है, बट मैंने पढ़ा है उसके जो की पॉइंट्स है मैं आपको वो समझा दूंगा। ओके, सो टुमारोज लेक्चर गोना बी वेरी 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 मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। We'll be studying Karo along with the matters as well, right? So thank you very much guys. Have a great day ahead. Bye bye.